सो गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं ओवरऑल लेक्चर नंबर 11 पर। मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस वाला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और इसका भी पार्ट 11 है और आज ये वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। राइट, हम लोग अभी तक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर कर रहे थे और आज भी हम लोग वही करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू करेंगे, परपेचुइटी करेंगे, CAGR करेंगे, बहुत कुछ आज करेंगे। तो आज अब अगली 1.5 घंटे वाली क्लास बहुत ही पावर पैक्ड होने वाली है, तो ध्यान से मेरी बातें सुनते रहना सब लोग, ठीक है। ऑलराइट, हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर किया है ना, हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर किया। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उस क्वेश्चन का जवाब दोगे। अगर मैं मान लो 1 लाख रुपए का एक लोन लेता हूं और मैं इंस्टॉलमेंट्स पे करता हूं, ठीक है। अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन लेता हूं और मैं उसको रीपे करता हूं सपोज 4-4 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट्स में फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने लोन लिया 1 लाख रुपए का, मैं इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा हूं 4,000 रुपीज की फॉर 30 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, उससे अभी फिलहाल मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ कि व्हाट विल बी PVAR, व्हाट विल बी PVAR, 4,000 और 1 लाख रुपीज और 30, 1 लाख 4,000 या 30, व्हाट विल बी PVAR? PVAR क्या होगा? PVAR मुसादिक बिल्कुल सही कहा आपने, 1 लाख रुपीज, ठीक है। PVAR विल बी 1 लाख रुपीज, ठीक है। योगिता जिंदल, रिया शर्मा, मानव चायल, योगिता, मनीषा जैन, आयुषी, संगमेश, तो PVAR विल बी 1 लाख रुपीज, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ PVAR इज टेकिंग अ लोन वेयर लोन अमाउंट इज PVAR? कैन आई से दैट कि वन ऑफ द एप्लीकेशंस, PVAR की बहुत सारी एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंड वन ऑफ द एप्लीकेशंस इज टेकिंग अ लोन वेयर द लोन अमाउंट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। आप इंस्टॉलमेंट्स पे करते हो, इंस्टॉलमेंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो आपका लोन का अमाउंट निकल कर आता है। यस, ठीक है, ये मैं बहुत आराम से कह सकता हूं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो अब क्या हुआ, मुझे एक मशीन चाहिए, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे एक मशीन चाहिए, ठीक है। मुझे अपने बिजनेस के लिए एक मशीन चाहिए। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो उस मशीन के लिए मैं पूरा पेमेंट कर दूं 4,000 रुपए का, ठीक है। आप ये देखना, क्वेश्चन देखना, अ कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग अ मशीन आइदर बाय मेकिंग अ फुल पेमेंट ऑफ 4,000 रुपीज। मैं कह रहा हूं या तो मैं पूरा का पूरा 4,000 रुपए की मशीन है, या तो मैं 4,000 रुपए का पूरा पेमेंट अभी कर दूं, या फिर और by leasing it for 4 years at an annual rate of 1,250। या मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इसको किराए पर ले लूं, और हर साल मैं 1,250 रुपए का किराया देता रहूं, ठीक है। ध्यान से फिर से दोनों ऑप्शन सुनना। मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है कि मैं इसको बाय कर लूं, मैं इसको परचेज कर लूं, ठीक है। पहला ऑप्शन मेरे पास है दैट आई बाय द मशीन फॉर 4,000 रुपीज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है आई टेक इट ऑन अ लीज, मैं इसको किराए पर ले लेता हूं। लीज का मतलब होता है किराए पर ले लेना, ठीक है। लीज में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है लेजर और एक होता है लेजी, ठीक है। लेजर का मतलब जो किराए पर देता है और लेजी का मतलब जो किराए पर लेता है, राइट। लेजर का मतलब जो किराए पर देता है, लेजी का मतलब जो किराए पर लेता है। ऑलराइट, ध्यान देना, मुझे एक मशीन चाहिए। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं 4,000 रुपए पूरे के पूरे पे करूं और मशीन को परचेज कर लूं, या फिर मैं 1,250 की 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करूं, या फिर मैं 1,250 की 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करूं। अगर मैं 1,250 की 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करता हूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% का है, कंपाउंडिंग एनुअली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% का है, कंपाउंडिंग एनुअली है। अब हम लोगों को यह डिसाइड करना है कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, 4,000 रुपए आज दे देना या 1,250 की 4 इंस्टॉलमेंट्स दे देना, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आप अगर इसको टाइमलाइन पर देखो, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसके पास दो ऑप्शंस हैं, इसके पास दो ऑप्शंस हैं। इसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये यहां पर 4,000 रुपए दे, या तो यहां पर ये 4,000 रुपए है। नेगेटिव में मैंने क्यों लिखा है, नेगेटिव में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके पास से पैसा जा रहा है ना। नेगेटिव में मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसके पास से पैसा जा रहा है। तो या तो ये 4,000 रुपए दे दे 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर, और फिर फर्स्ट ईयर के एंड में कुछ ना दे, सेकंड ईयर के एंड में कुछ ना दे, थर्ड ईयर के एंड में कुछ ना दे, और फोर्थ ईयर के एंड में भी कुछ ना दे। या फिर ये आज कुछ भी ना दे, लेकिन यहां पर 1,250 दे,
यहां पर 1250 दे, यहां पर 1250 दे, और यहां पर भी ये 1250 रुपए दे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसके पास ये दो ऑप्शंस हैं, अब इन दोनों ऑप्शंस में से इसको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में से इसको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो अब नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा, जिसको ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाली चीजें नहीं पता है, वो बोलेगा कि सर देखो, अगर आप आज देते हो तो आपकी जेब से सिर्फ 4000 जाएगा, लेकिन अगर आप ये अगले 4 सालों तक 1250 देते रहते हो, 1250 इंटू 4, तो आपकी जेब से 5000 जाएगा। तो सर आप आज 4000 रुपए दे दो। ठीक है, सर आप आज ही 4000 रुपए दे दो। आप अगर 1250 करके 5 साल 4 साल तक देते हो तो आपकी जेब से टोटल 5000 चला जाएगा। ठीक है, बट व्हाट पीपल वोंट रियलाइज इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर खड़ा हुआ है, ये 1 साल बाद, ये 2 साल बाद, ये 3 साल बाद, ये 4 साल बाद खड़ा है। क्या ये चीजें इसके साथ कंपेरेबल है? कंपेरेबल ही नहीं है। इसको आप लोग इस तरह से समझो, एक सेकंड क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 98% मार्क्स लाता है, और एक 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 89% मार्क्स लाता है, और हम बोल रहे हैं कि सेकंड क्लास वाला बच्चा जो है वो 10th क्लास वाले बच्चे से ज्यादा स्मार्ट है। कैन आई से दैट? एब्सोल्युटली नॉट। हाउ आर दे कंपेरेबल? हाँ, अगर कोई 10th क्लास का बंदा 98 मार्क्स लेकर आए तो आप बोल सकते हो कि हाँ, ये वाला जो 10th क्लास का बंदा है वो इस वाले बंदे से ज्यादा स्मार्ट है। या अगर कोई सेकंड क्लास का बंदा 89% लेकर आए तो आप बोल सकते हो कि हाँ, ये वाला सेकंड क्लास का बंदा इस वाले सेकंड क्लास के बंदे से ज्यादा स्मार्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये 4000 जो आज खड़ा है और ये 1250 जो अगले 4 सालों में खड़े हैं, क्या ये दोनों अमाउंट्स कंपेरेबल है? तो द आंसर इज नो। बोथ दीज अमाउंट्स आर नॉट कंपेरेबल एट ऑल। अब हमें इनको कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा? हमें इनको कंपेयर करने के लिए क्या करना होगा? दोनों को सेम बेस पर लाना होगा। दोनों को सेम बेस पर लाना होगा कि भाई ये 4000 रुपए कहां खड़ा है? ये 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर खड़ा हुआ है। ये 4000 रुपए कहां खड़ा है? ये 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर खड़ा हुआ है। तो हमें इन सब को 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर लाना पड़ेगा। हमें इन सबको 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर लाना पड़ेगा। तो अब अगर ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स आपको देनी पड़ रही है 1250 1250 1250 1250, और ये 4 सालों तक देनी पड़ रही है, तो कैन यू सी दैट दिस इज एन्युइटी? एवरीवन इन द चैट गो यस। कैन यू सी कि दिस इज नथिंग बट एन्युइटी रेगुलर? 4 साल की एन्युइटी रेगुलर है। कैन यू सी दैट? एवरीबडी इन द चैट गो यस। यस, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर अब ये क्या हो गया? ये 1250 1250 1250 1250 ये अगले 4 सालों तक ये दिया जा रहा है, इसको देना पड़ेगा। तो हमें इसको अगर 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर लाना है तो हमें इन सब की आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या आप देख सकते हो कि मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर वाला फॉर्मूला लगाकर आराम से निकाल सकता हूं? यस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर मैं क्या करूंगा? 1250 इंटू 1 प्लस 0.14 by 1 raised to the power 4 into 1 minus 1 upon 0.14 by 1 into 1 plus 0.14 by 1 raised to the power 4 into 1। ठीक है, तो अब ये 1250 की मुझे आज की वैल्यू निकालनी है। 0.14 by 1 plus 1 into power 234 into 0.14 by 1 m plus 0.14 by 1 plus 1 into power 234 minus 1 is equal to divided by MRC into 1250, and this comes to 3642. This comes to 3642.14. This comes to 3642.14. मतलब इन सब की आज की वैल्यू क्या है? 3642.14। अब आप मुझे बताओ, अगर आज देते हो तो आपकी जेब से 4000 रुपए जाता है, लेकिन अगर आप 1250 1250 1250 1250 अगले 4 सालों तक देते हो तो उसकी आज की वैल्यू 3642.14 है। मतलब अगर आपने ये दिया तो एक तरह से आप कह सकते हो कि आज आपकी जेब से इतना गया। अब बताओ, इस आदमी को लीज पर लेनी चाहिए मशीन या इस आदमी को खरीद लेनी चाहिए? जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब देना। इस आदमी को ये मशीन लीज पर लेनी चाहिए या इस आदमी को ये मशीन खरीद लेनी चाहिए? अब आप बताओ। लीज पर लेनी चाहिए। लीजिंग इज बेटर। ठीक है, लीजिंग इज बेटर। एब्सोल्युटली इस इंसान को ये वाली चीज लीज पर लेनी चाहिए। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल। 4000 रुपए या तो आप आज दे दो या तो 1250 1250 1250 1250 अगले 4 सालों तक दे दो। अब हमें ये देखना है कि यार ये वाला ऑप्शन बेटर है या ये वाला ऑप्शन बेटर है। कैसे देखेंगे? इन दोनों अमाउंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन इस समय क्या ये दोनों अमाउंट्स कंपेरेबल है? नहीं, तो इनको सेम बेस पर लाना पड़ेगा। सेम बेस पर कैसे लाएंगे? जब हम इन 1250 वाली जो इंस्टॉलमेंट्स हैं इनको आज के टाइम पर लेकर आएंगे। आज के टाइम पर क्यों लेकर आए? क्योंकि ये वाला पैसा आज के टाइम पर खड़ा हुआ है।
ठीक है, ये जो 4,000 रुपए ये आज के टाइम पर खड़ा हुआ है, तो आज के टाइम पर इन सारे अमाउंट्स को लाना तो हमें आता है, तो हम इन सारे अमाउंट्स को आज के टाइम पर ले आएंगे और उसके बाद आज के टाइम पर देखा जाए तो 3642.14 और ये 4,000 रुपए। अब कौन सा बेटर हुआ? ये बेटर हो गया 3642। तो अब यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि भाई लीजिंग इज बेटर। ठीक है, Which course of action is preferable if the company can borrow money at 14% compounded annually? तो leasing is better। I hope ये वाली बात सबको समझ में आ गई है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, अभी अगला क्वेश्चन करेंगे उससे पूरी चीजें रिपीट होंगी। वैसे ये वाले क्वेश्चन को भी मैं रिपीट कर चुका हूं, लेकिन अगला वाला क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे तो उससे और आप लोगों को क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये देखना, एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट। क्या लिखा है? वांट्स टू लीज आउट, मतलब अब ये अपने पास से एसेट को निकालना चाह रहे हैं। एकदम कॉमन सेंस से सोचेंगे सब लोग। यहां पर क्या हो रहा था? अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल ऑफ परचेजिंग मशीन, मतलब इस कंपनी को मशीन चाहिए थी, इस कंपनी को मशीन चाहिए थी। इस वाली कंपनी को क्या हो रहा है? एबीसी लिमिटेड, ये कंपनी खरीदना चाह रही है या ये मशीन खरीदना चाह रही है या मशीन बेचना चाह रही है? एवरीवन इन द चैट, एबीसी लिमिटेड ये मशीन खरीदना चाह रही है या मशीन बेचना चाह रही है? एवरीवन इन द चैट गो, जल्दी बताओ, ये मशीन खरीदना चाह रही है या मशीन बेचना चाह रही है? ये मशीन बेचना चाह रही है, बिल्कुल सही, ये मशीन बेचना चाह रही है, वेरी गुड। ठीक है, अब एबीसी वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग 3,60,000 रुपीज फॉर अ 5 ईयर पीरियड। ठीक है, 3,60,000 रुपए की कॉस्ट है इस मशीन की। It has fixed a rental of 1,05,000 rupees per annum payable annually starting from the end of the first year। अब इसके पास दो ऑप्शंस आते हैं, या तो ये मशीन को तुरंत बेच दे, अगर ये मशीन को तुरंत बेच देती है तो इसको 3,60,000 रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि 3,60,000 रुपए कॉस्ट की मशीन है। ठीक है, तो अगर ये एबीसी लिमिटेड मशीन को बेचती है तो इसको तुरंत 3,60,000 रुपए मिल जाएंगे, या फिर इसको ये किराए पर दे सकती है फॉर अ 5 ईयर पीरियड। ठीक है, तो यहां पर इन लोगों ने ये साफ साफ नहीं लिखा है, इन्होंने एक ही लाइन में लिख दिया है, बाकी दूसरा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग 3,60,000 रुपीज फॉर अ 5 ईयर पीरियड। तो एबीसी लिमिटेड क्या सोच रही है कि यार ये 3,60,000 रुपए की मशीन मेरे पास पड़ी है, क्यों ना मैं इसको किराए पर दे दूं। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या निकल रहा है? एबीसी लिमिटेड क्या सोच रही है कि मेरे पास ये 3,60,000 रुपए की मशीन पड़ी हुई है, क्यों ना मैं इसको 5 साल के पीरियड के लिए किराए पर दे दूं। ठीक है, और किराए के लिए मैं लूंगा कितना? इट हैज फिक्स्ड द रेंटल ऑफ 1,05,000 रुपीज पर एनम पेबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। मतलब हर साल के एंड में 1,05,000 रुपए का लीज रेंटल मेरे पास आएगा। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% per annum compounded annually on which money can be invested by the company. Is this agreement favorable to the company? मतलब क्या हो गया कि क्या लीजिंग फेवरेबल है? भाई लीजिंग फेवरेबल है तो फेवरेबल किसके अगेंस्ट में? ठीक है, लीजिंग फेवरेबल का मतलब अगर हमें आपको कंपेयर करना है, अगर आपको कोई भी चीज को कंपेयर करना है, मैं आपसे बोलूं ये ग्लास कैसा है, आप बोलोगे अच्छा है या नहीं, मैं पूछूंगी नहीं नहीं ये ग्लास बेटर है या वर्स है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा ये ग्लास कैसा है, आपने क्या बोला? आपने बोला सर ग्लास तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ठीक है, मैंने पूछा नहीं ये ग्लास बेटर है या मतलब बेहतर है या खराब है, तो आप बोलोगे बेहतर खराब के लिए हमारे पास कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो होना चाहिए ना, किससे कंपेयर करके हम बताएंगे कि ये ग्लास बेहतर है या खराब है। तो अब मैंने यहां पर क्या बोला कि एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग 360 फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मतलब एबीसी 3,60,000 रुपए की कॉस्ट का एक एसेट 5 साल के पीरियड के लिए किराए पर देने के बारे में सोच रही है, और ये सोच रही है कि अगर मैं किराए पर दूंगी तो मैं 1,05,000 रुपए पर एनम का किराया लूंगी, 14% के रेट से मैं इन्वेस्ट कर सकती हूं अपना पैसा। बताइए क्या ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ कर ले भाई। नहीं नहीं नहीं, बेटर रहेगा या वर्स रहेगा? अरे हमें कैसे पता बेटर रहेगा या वर्स रहेगा? कोई तो और चीज बताओ। तो ये जो दूसरी चीज है वो क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली दी नहीं हुई है, वो आपको समझनी पड़ेगी कि ओके अगर ये कंपनी किराए पर नहीं देती है तो ये कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी इस मशीन को बेच देगी। ठीक है, अगर ये कंपनी इस मशीन को किराए पर नहीं देती है तो ये कंपनी इस मशीन को बेच देगी। आओ एक बार फिर से यही वाली चीज हम लोग देखेंगे, फिर से देखेंगे। 0 1 2 3 4 5, ये देखो, ये देखो, अब कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं। दो ऑप्शंस क्या है? या तो कंपनी आज ही मशीन को बेच दे, अगर कंपनी आज मशीन को बेचती है तो इसको कितना पैसा मिलेगा? इसको 3,60,000 रुपए मिलेगा, इसको पैसा मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, तो यहां पर मैंने नेगेटिव में नहीं लिखा, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने नेगेटिव में लिखा था क्योंकि ये मशीन दे रहा था, क्योंकि ये मशीन को इसको मशीन खरीदनी थी तो इसको 4,000 रुपए देने पड़ते, नेगेटिव होता, आउटफ्लो होता। यहां पर क्या है? यहां पर इनफ्लो है, तो ये 3,60,000 रुपए
इसको मिलेंगे। अगर ये मशीन आज बेच देता है तो इसको 3,60,000 रुपए मिलेंगे। अगर ये मशीन नहीं बेचता है तो इसको हर साल 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000 और 1,05,000 रुपए मिलेंगे। 1,05,000, 1,05,000 इस तरह से अगले 5 सालों तक मिलेंगे। अब अगर पूछा जाए कि बताओ ये वाला ऑप्शन बेटर है या ये वाला ऑप्शन बेटर है, तो क्या अभी ये दोनों ऑप्शंस कंपेरेबल है? फटाफट से बताओ, कैन वी कंपेयर दिस 360 विद दीज 1,05,000 into 5? कैन वी डू दैट? एवरीवन इन द चैट, जल्दी से बताओ, कैन वी कंपेयर दीज टू आइटम्स? नो, वी कैन नॉट कंपेयर दीज टू आइटम, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, संस्कृति, खुशबू, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल भी इसको कंपेयर नहीं कर सकते, हम लोग इसको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। अब 3,60,000 रुपए को अगर मुझे इससे कंपेयर करना है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? मुझे इस सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मुझे इन सारे अमाउंट्स की आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या मैं इन सब की 0th पॉइंट ऑफ टाइम की वैल्यू PVAR वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकता हूं? क्या मैं इन सब के आज की वैल्यू PVAR वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकता हूं? यस यस, मोनालिसा, योगिता, रिया, खुशबू, मानव, शुभजीत, आयुषी, वेरी गुड। मैं अब क्या करूंगा? मैं इन सब की आज की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा PVAR इज इक्वल टू 1,05,000 इंटू 1 प्लस 0.14/1 रेज टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.14/1 इंटू 1 प्लस 0.14/1 रेज टू द पावर 5 इंटू 1। कितना आया? यह आया आपका 0.14/1 प्लस 1 इंटू पावर 2,345 इंटू 0.14/1 इंटू m प्लस 0.14/1 प्लस 1 इंटू पावर 2,345 माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू इंटू 1,05,000। कितना आ रहा है ये? 360,473। ये आ रहा है 360,473। तो यहां पर कितना आएगा? यहां पर आ जाएगा आपका 360,473। अब आप मुझे बताओ, ये बेटर है, बेचना बेटर है या किराए पर देना बेटर है? सेलिंग इज बेटर और लीजिंग इज बेटर? सेलिंग इज बेटर और लीजिंग इज बेटर? सेलिंग इज बेटर और लीजिंग इज बेटर? लीजिंग। योगिता जिंदल, रिया शर्मा, मनीषा जैन, संस्कृति, शुभजीत, अंशिका, गौरव, गुलशन, मुझे बताओ क्या ये वाला कॉन्सेप्ट कहीं से भी डिफिकल्ट था? एवरीवन इन द चैट गो नो। इसमें सर नया क्या था? इसमें नया क्या था? बस सिचुएशन ही तो अलग थी, कोई नया फॉर्मेट नहीं था, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहां पर क्या हुआ? एकदम सिंपल सी चीज हो गई। क्या आप लोगों को रटना होगा कि अगर अमाउंट बड़ा है तो लीजिंग है, अमाउंट कम है तो लीजिंग नहीं है? कुछ रटना नहीं है, क्योंकि सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। यहां पर ये वाला अमाउंट कम था फिर भी लीजिंग बेटर थी, यहां ये वाला अमाउंट बड़ा है फिर भी लीजिंग बेटर है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में 4,000 और 3,642.14, इसमें तो ये अमाउंट कम आ रहा था, प्रेजेंट वैल्यू वाज कमिंग आउट टू बी लोअर देन दिस प्राइस, देन आल्सो लीजिंग वाज बेटर। इस वाले क्वेश्चन में यहां पर प्रेजेंट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी हायर देन दिस, देन आल्सो लीजिंग इज बेटर। क्यों? क्योंकि सिचुएशन बदल गई है। ठीक है, ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे? यहां हमारी जेब से पैसा जा रहा था तो हम सोच रहे थे हमारी जेब से कम पैसा जाए। यहां हमारी जेब में पैसा आ रहा है तो हम क्या सोचेंगे? हमारी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? वेरी गुड। रिया शर्मा परचेज कर रहा था फर्स्ट क्वेश्चन में, यहां पर ये सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी एंड हेंस लीजिंग इज ओवर। लीजिंग में बस इतना ही है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये जो लीजिंग है ना, ये आप लोग सीए इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ोगे। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सीए फाउंडेशन लेवल पर नहीं आती हैं। तो इन लोगों ने बस ये सीए इंटरमीडिएट के अभी 4-5 चैप्टर्स का ना बस ओवरव्यू यहां पर मिल रहा है आपको। जैसे आपको सीए इंटरमीडिएट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीजिंग पढ़ाया जाएगा, तो यहां पर अब आपको लीजिंग का एक ओवरव्यू मिल गया, आपको पता चल गया कि हाँ पर हाँ भाई किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, कैसे कंपैरिजन होता है वगैरह वगैरह। लेकिन every time the question is not going to come this simple in CA intermediate, not in CA foundation. CA foundation में ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो लीजिंग हम लोगों का ओवर हो चुका है। अब आओ अगला मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अगली एप्लीकेशन है इसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगेन कोई नई चीज नहीं है, एकदम मैं आपको सिचुएशन बताऊंगा और आप लोग अपने आप से मुझे आंसर दोगे। आप लोगों को ये चीजें पता है, आज की क्लास में जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा ना आपको सब पता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ाने वालों में एक आध दो कोई नई चीज होगी, उसके अलावा आज की क्लास में जो पढ़ाने वालों आप लोगों को सब आता है। ठीक है, सब आप लोगों को पहले से पता है, बस सिचुएशन अलग होगी। मैं आपको सिचुएशन दूंगा, सिचुएशन के हिसाब से आप लोग अपने आप से बताओगे कि कैलकुलेशन कैसे होगी। सिचुएशन मुझे आपको समझानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है ध्यान से देखना।
A machine can be purchased for 50,000 rupees. A machine can be purchased for 50,000 rupees. मतलब अगर आज मैं मशीन खरीदता हूं तो मेरी जेब से कितने पैसे जाएंगे? 50,000 रुपए जाएंगे. Machine will contribute 12,000 rupees per year for the next 5 years. ठीक है, आज मेरी जेब से 50,000 रुपए जाएंगे, लेकिन मशीन अगले 5 साल तक मुझे 12,000 रुपए कमा कर देगी. मशीन हर साल अगले 5 साल तक मुझे 12,000 रुपए कमा कर देती रहेगी. Assuming borrowing cost is 10% per annum compounded annually, determine whether the machine should be purchased or not. अब बताओ ये मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए. This is the situation. ठीक है, दिस इज द सिचुएशन. मशीन आप 50,000 रुपए में खरीद सकते हो. एक मशीन आप 50,000 रुपए में खरीद सकते हो. मतलब अगर आज आपने मशीन खरीदी तो आपकी जेब से कितने पैसे गए? आपकी जेब से 50,000 रुपए गए. अब इस मशीन के होने से हर साल आपको 12,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा. ये नई मशीन आप यूज करोगे, अपने बिजनेस में यूज करोगे तो आपको 12,000 का फायदा होगा हर साल. ठीक है, अब आपको हर साल 12,000 रुपए का फायदा होगा. तो देखो हो क्या रहा है यहां पर, ध्यान से देखना. 0 1 2 3 4 5. ठीक है, आज मेरी जेब से कितना जाएगा? आज मेरी जेब से 50,000 जाएगा. तो मैंने 50,000 को यहां पर ब्रैकेट में लिखा. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं 50,000 रुपीज नेगेटिव में लिख रहा हूं. इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? हाँ जी आयुषी, इतना सही था. ठीक है, 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर आई एम राइटिंग 50,000 रुपीज इन नेगेटिव. व्हाई नेगेटिव? बिकॉज दिस इज एन आउटफ्लो फ्रॉम माई साइड. ठीक है, सी आप लोगों को विजुअलाइज करना है, दैट्स इट. एंड आई थिंक अब आप लोग इतना विजुअलाइजेशन कर पा रहे हो. मनीषा, मोनालिशा, योगिता, आयुषी, रिया शर्मा, अंशिका, संगमेश, वेरी गुड. ठीक है, अगर मैंने आज अपनी जेब से 50,000 रुपए निकाले तो मेरे पास आएंगे कितने? मेरे पास हर साल 12,000 रुपए आएंगे. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको ना रेट से लिखता हूं. ठीक है, और मेरी जेब में हर साल 12,000 रुपए, 12,000 रुपए, 12,000, 12,000, 12,000. अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी लेमैन अगर देखेगा तो क्या बोलेगा? भाई 5 सालों तक 12,000 रुपए आ रहे हैं, यानी तेरे को अगले 5 सालों में 60,000 मिल जाएंगे. तेरी जेब से तो सिर्फ 50,000 ही जा रहे हैं. तू सोच, 50,000 देके तू 60,000 कमा पा रहा है. तेरे को 10,000 का प्रॉफिट है. भाई मशीन खरीद ले. कोई भी नॉर्मल इंसान इसी तरह से देखेगा इसको. ठीक है, कोई भी नॉर्मल इंसान इसको इस तरह से देखेगा कि 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000 टोटल हो गया 60,000. मतलब इन द नेक्स्ट 5 years you're going to earn 60,000 rupees while you have to pay only 50,000 rupees for the machine. तो ओवरऑल आपका 10,000 rupees का प्रॉफिट है. एनी नॉर्मल इंसान वुड लुक एट इट लाइक दिस, लेकिन नॉट यू एंड मी. इसलिए तो हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हैं. क्या ये अगले 5 सालों में मिलने वाले 12,000 आज के 50,000 से कंपेरेबल है? कंपेरेबल ही नहीं है. हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन सभी 12,000 रुपयों की वैल्यू आज की वैल्यू पर लानी पड़ेगी. कैसे लेकर आएंगे? क्लियरली एक एन्युइटी है. क्यों ये एक एन्युइटी है? क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट है, रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पर मिल रहा है, और एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, क्योंकि 5 साल बाद आकर खत्म हो जा रहा है. ठीक है, तो अब हम लोग इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर इज 12,000 इंटू 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 1 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.1 by 1 into 1 plus 0.1 by 1 raised to the power 5 into 1. क्या वैल्यू निकल कर आई? 0.1 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 into 0.1 m plus 0.1 by 1 plus 1 into power 2 3 4 5 minus 1 divided by MRC is equal to into 12,000. कितना है? 45,489.44. अब बताओ, क्या ये मशीन खरीदनी चाहिए? क्या ये मशीन खरीदनी चाहिए? इफेक्टिवली ये जो 12,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं, इनकी आज की वैल्यू कितनी है? सिर्फ 45,489. तो इफेक्टिवली क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आपकी जेब से जाएगा 50,000 लेकिन आएगा सिर्फ 45,489. तो शुड यू परचेज दिस मशीन? यस और नो? वेरी गुड. संगमेश, गुलशन, गुंजन, अंशिका, योगिता, आयुषी, मनीषा, मोनालिशा, योगिता, संस्कृति, रिया, एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, तो ये मशीन आपको परचेज नहीं करनी चाहिए. दैट्स इट, दैट्स इट. ठीक है, उसके बाद आप आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अ मशीन विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 years कॉस्ट 10,000 रुपीज. ठीक है, 7 साल की इसकी यूजफुल लाइफ है, इसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज. वाइल अनदर मशीन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years कॉस्ट 8,000 रुपीज. हमारे पास एक मशीन और है, उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल की है और उसकी कॉस्ट क्या है? उसकी कॉस्ट है 8,000. ठीक है, एक मशीन और है, उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है और उसकी कॉस्ट है 8,000. तो दो अलग अलग मशीन है, दो अलग अलग मशीन है. तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर करता हूं पर्टिकुलर्स
मशीन 1, मशीन 2। मशीन 1, मशीन 2। ठीक है, पहली वाली मशीन की कॉस्ट क्या है? पहली वाली मशीन की कॉस्ट है 10,000 रुपीज। पहली वाली मशीन की कॉस्ट है 10,000 रुपीज। ओके, दूसरी वाली मशीन की कॉस्ट क्या है? 8,000। दूसरी वाली मशीन की कॉस्ट है 8,000। पहली वाली की यूजफुल लाइफ कितनी है? पहली वाली की यूजफुल लाइफ है 7 इयर्स। पहली वाली की यूजफुल लाइफ है 7 इयर्स। दूसरी वाली की यूजफुल लाइफ क्या है? दूसरी वाली की यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स। ठीक है, अब देखो, द फर्स्ट मशीन सेव्स लेबर एक्सपेंसेस ऑफ 1,900 रुपीज एनुअली। तो पहली वाली मशीन से क्या होगा? हर साल 1,900 रुपए की बचत होगी। ठीक है, तो एक बहुत ही प्रमुख फैकल्टी रह चुके हैं एक टाइम पे सीए फाइनल के, तो वो इस तरह से बोलते थे कि पैसे का ना जाना भी तो आना ही होता है। ठीक है, संजय अग्रवाल सर हैं, वो आई एम नॉट श्योर वो अभी पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने 2013 में, आज से करीब 12 साल पहले, उनसे सीए फाइनल की क्लासेस ली थी। एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट होता था, नाउ इट्स नॉट देयर इन सीए फाइनल एनीमोर। सो ही यूज्ड टू से दिस थिंग कि पैसे का ना जाना भी तो आना ही होता है। तो अगर इस मशीन से, पहली वाली मशीन से मेरे लेबर एक्सपेंसेस सेव हो रहे हैं, मेरे लेबर एक्सपेंसेस 1,900 रुपीज के लेबर एक्सपेंसेस सेव हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 1,900 रुपए मेरे पास से जा नहीं रहा है। और अगर पैसा नहीं जा रहा है तो पैसे का ना जाना भी तो आना ही होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन पहली वाली मशीन से 1,900 रुपीज का होने वाला है? बिल्कुल कह सकता हूं। तो मैं यहां पर कह रहा हूं एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर 1,900 रुपीज का होगा पहली मशीन में। and the second one saves labor expenses of and the second one saves labor expenses of 2,200 rupees annually। और जो दूसरी मशीन है वो 2,200 रुपए के लेबर एक्सपेंसेस सेव करती है। वंस अगेन, पैसे का ना जाना भी तो आना ही होता है। पैसे का ना जाना भी तो आना ही होता है। 2,200। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। डिटर्मिन द प्रेफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम लोगों को समझ में आ रहा है भाई, प्रेफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन मतलब मशीन 1 लेनी है, मशीन 2 लेनी है। अज्यूम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, क्या करेंगे? सिंपली इन 1,900 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 7 सालों के लिए और फिर उसको 10,000 से कंपेयर करेंगे। राइट, सिमिलरली यहां 2,200 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 5 सालों के लिए और फिर इसको 8,000 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये 1,900 रुपए भी एनुअली है। ठीक है, तो एन्युइटी है ये, और ये 2,200 रुपए भी एन्युइटी ही है। राइट, तो नाउ दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर, हम लोगों को निकालनी होगी। ठीक है, तो ये आएगा 1,900 इंटू 1 प्लस 0.1/1 रेज टू द पावर 7 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.1/1 इंटू 1 प्लस 0.1/1 रेज टू द पावर 7 इंटू। ठीक है, ये आ गया आपका डन। सिमिलरली आप इधर निकालोगे क्या? 2,200 इंटू 1 प्लस 0.1/1 रेज टू द पावर 5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.1/1 इंटू 1 प्लस 0.1/1 रेज टू द पावर 5 इंटू 1। ठीक है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई? इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई? 0.1/1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7 into 0.1/1 m plus 0.1/1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 1900। कितना आया? 9249.99 आ गया। मतलब क्या मैं कह सकता हूँ 9250। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई? 0.1/1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5 into 0.1/1 m plus 0.1/1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into by 100 and this is 8339.73। यानी इसको मैं कह सकता हूँ this is 8340। ठीक है, 8340। अब आप लोग मुझे बताओ, मशीन 1 परचेज करोगे या मशीन 2 परचेज करोगे? मशीन 1 परचेज करोगे या मशीन 2 परचेज करोगे? मशीन 1 परचेज करोगे या मशीन 2 परचेज करोगे? गुंजन कह रही है वाई आई इज टेकन 0.1। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप मशीन 2 परचेज करोगे, क्लियर बात है।
मशीन 1 10,000 रुपए की मिलेगी और जितना कंट्रीब्यूशन होगा उसकी आज की वैल्यू 9,250 रुपीज है, 7,550 रुपीज का लॉस। मशीन 2 8,000 रुपीज की पड़ेगी और आपको 8,340 रुपीज का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसकी आज की वैल्यू क्या है, 8,340 रुपीज है। एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। मशीन 2 वेरी गुड। संगमेश, अंशिका, प्रेमलाल, योगिता जिंदल, गौरव तावरे, आयुषी, मोनालिशा, गुंजन, रिया शर्मा, खुशबू हिमथानी, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। और इसी के साथ हम लोगों का ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक है ये भी यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है। क्या इसमें कुछ नया था? क्या इसमें कुछ नया था? कोई नया फॉर्मूला, कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई चीज सीखी हम लोगों ने? क्या इसमें कोई नई चीज सीखी? एब्सोल्युटली नॉट। वही पीवीएआर हम लोग कर रहे हैं, बस सिचुएशन अलग अलग है। और आई डोंट थिंक इसको रटने की जरूरत है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन समझा, आपको अपने आप से आप लोगों का विजुअलाइज हो जाएगा। अच्छा बाय द वे, अब टाइमलाइन से विजुअलाइज करना आसान लग रहा है आप लोगों को? अब टाइमलाइन के थ्रू विजुअलाइज करने में आसानी हो रही है? अब आप लोग समझ पा रहे हो कि हाँ 0th पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है? टाइमलाइन से विजुअलाइज कर पा रहे हो आसानी से? रिया, गौरव, मनीषा, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। परफेक्ट। अगला कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है ना वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू का। इट्स वेरी सिंपल, इट्स एब्सोल्युटली वेरी सिंपल। इस वाले क्वेश्चन में जो अभी हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन किया, हमारे पास से नेट आउटफ्लो कितना हो रहा था? 50,000 रुपीज का हो रहा था नेट आउटफ्लो। ये आउटफ्लो आज हो रहा था या 5 साल बाद हो रहा था या स्प्रेड आउट था थ्रू 5 ईयर्स? ये आउटफ्लो हमारा 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर हो रहा था, स्प्रेड आउट था, या 5 साल बाद हो रहा था? कोई बात नहीं आयुषी, प्रैक्टिस से वो भी सही हो जाएगा। ये 50,000 रुपए हमारा कब गया था? ये 50,000 रुपए हमारा कब गया था? आज गया था या बाद में गया था? आज गया था, ठीक है। गुंजन यार टेलीग्राम से अपना दिमाग हटा लो ना, यहां पर बात चल रही है। हो जाएगा ना? अगर आपको व्हाट्सएप का लिंक नहीं मिला है, व्हाट्सएप पर अगर आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला है, मिल जाएगा यार, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, है ना। अभी आपका बार बार आपका दिमाग टेलीग्राम 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 में जा रहा है, या जो चीज चल रही है वो आपसे मिस हो जाएगी, फिर आप कहोगे कि ये वाली चीज कैसे आई, ये वाली चीज कैसे आई। आपका दिमाग टेलीग्राम से तो हटाओ ना एक बार। क्या इंपॉर्टेंट है? टेलीग्राम इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है? अभी तो ये इंपॉर्टेंट है ना, इस पे ध्यान दो प्लीज, ठीक है। तो ये 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर हुआ है, आज की बात है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो is equal to 50,000 rupees? Can I say that? Everyone in the chat go yes. Can I say present value of outflow is 50,000? Yes. ठीक है। और ये सारे जो 12-12 हजार रुपए के इनफ्लोज हैं, इनकी प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली। तो कैन आई से कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इज इक्वल टू 45,489.44. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इज 45,489.44. कैन आई से दैट? यस, ये भी कह सकता हूं मैं। तो भाई साहब नेट प्रेजेंट वैल्यू पता है क्या आती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लोज। दैट्स इट। 45,489.44 माइनस 50,000। तो नेट में आपके पास से कितना पैसा आया या कितना पैसा गया? 45,489.44 माइनस 50,000। नेट में आपके पास से 4,510.56 रुपीज गए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ये आ गई आपकी 4,510.56 रुपीज। दैट्स इट। यस आयुषी, द कॉन्सेप्ट इज ओवर। नेट में आपके पास से कितना आया या नेट में आपके पास से कितना गया, दैट इज बेसिकली व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज। That is basically what net present value is. Net present value का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्विकली एवरीवन, नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है? कितना पैसा हमारे पास आया उसकी प्रेजेंट वैल्यू, कितना पैसा हमारे पास से जा रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, दोनों का डिफरेंस, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लोज, क्या आ जाएगा? नेट में हमारे पास से कितना आया, कितना आया या कितना गया। इट्स वेरी सिंपल। सपोज क्या हुआ, मनीषा के पापा उसको पॉकेट मनी दे रहे हैं 10,000 रुपए की। मनीषा के पापा उसको पॉकेट मनी दे रहे हैं 10,000 रुपए की। मनीषा अपने छोटे भाई को पॉकेट मनी दे रही है 2,000 रुपए की, ठीक है। मनीषा के पापा मनीषा को पॉकेट मनी दे रहे हैं 10,000 रुपए की, और मनीषा अपने छोटे भाई को पॉकेट मनी दे रही है 2,000 रुपए की। तो नेट में मनीषा के पास कितना बचा? नेट में मनीषा के पास 8,000 रुपए बचा, ठीक है। क्योंकि इनफ्लो आया उसके पास 10,000, आउटफ्लो हो गया 2,000 का, नेट में उसके पास 8,000 रुपए बचा। दैट्स इट।
इतना ही नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन में व्हाट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन 1? अंडरस्टूड, वेरी गुड रिया। व्हाट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन 1? मशीन 1 की एनपीवी क्या होगी? व्हाट विल बी द एनपीवी ऑफ मशीन 1? -750 मानव, वेरी गुड, -750 योगिता जिंदल, वेरी गुड, +750 जो लोग कह रहे हैं नहीं, तो मतलब ये ऐसा haven't understood the concept. The concept is inflow minus outflow. ये आउटफ्लो है, ये कॉस्ट है, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है आपका। ठीक है, तो आपको देखना है कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अगर आप 750 पॉजिटिव बोल रहे हो, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि मशीन 1 खरीद लो। क्या मशीन 1 खरीद लोगे आप? क्या आप मशीन 1 खरीदोगे? नहीं। तो आपको इनफ्लो माइनस आउटफ्लो देखना है, कितना आया माइनस कितना गया। हम लोग अकाउंट्स में भी तो यही करते हैं ना, सेल्स माइनस कॉस्ट। हम लोग ये करते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट। तो पहले जो चीज आ रही है वो देखेंगे और उसके बाद जो चीज गई वो माइनस करेंगे। सेल्स माइनस कॉस्ट करते हैं ना, वही है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, राइट। तो ये पहली वाली मशीन की नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आई? 750 रुपीज नेगेटिव। दूसरी वाली मशीन की एनपीवी क्या है? दूसरी वाली मशीन की एनपीवी क्या है? +340। एब्सोल्युटली राइट, दूसरी वाली मशीन की एनपीवी है +340। ठीक है, तो अगर एनपीवी पॉजिटिव होगी तो मशीन खरीद लो, अगर एनपीवी नेगेटिव होगी तो मशीन मत खरीदो। ये बात समझ में आ रही है? अगर एनपीवी इज पॉजिटिव, गो फॉर द प्रोजेक्ट। इफ एनपीवी इज नेगेटिव, डू नॉट गो फॉर द प्रोजेक्ट। ये बात सबको समझ में आ रही है? इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, गो फॉर द प्रोजेक्ट। इफ एनपीवी इज नेगेटिव, डोंट गो फॉर द प्रोजेक्ट। सिंपल। ठीक है, डन, as simple as that. Yes, रिया, अंशिका, मानव, यो, ग्रेट। ठीक है, मोनालिशा, बहुत बढ़िया। आओ सर, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम लोगों को निकालनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट विद अ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज। नेट इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का होगा। एंड नेट कैश फ्लोज ईयर 1 55,000, ईयर 2 80,000 एंड ईयर 3 15,000। ईयर 1 55,000, ईयर 2 80,000 एंड ईयर 3 15,000। मुझे एक बात बताओ, इस प्रोजेक्ट में हमने आज लगाया 1 लाख रुपए। इस प्रोजेक्ट से पहले साल के एंड में हमें 55,000 रुपीज मिलेंगे, दूसरे साल के एंड में 80,000 रुपीज मिलेंगे, तीसरे साल के एंड में हमें 15,000 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इस प्रोजेक्ट में। एक सेकेंड रुकना। इस प्रोजेक्ट में हमने आज लगाए 1 लाख रुपए, पहले साल के एंड में हमें 55,000 रुपीज मिलेंगे, दूसरे साल के एंड में 80,000 रुपीज मिलेंगे, तीसरे साल के एंड में हमें 15,000 रुपीज मिलेंगे। मुझे आप एक बात बताओ, क्या इन तीनों अमाउंट्स पर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाकर इनकी 0th पॉइंट ऑफ टाइम की वैल्यू निकाल सकता हूं? यस और नो? Can I apply the formula for present value of annuity regular on these 3 amounts and calculate their present value at 0th point of time? Yes or no? योगिता जिंदल कह रही है नो, मोनालिशा कह रही है नो, संगमेश नो, योगिता नो, आयुषी नो, व्हाई नॉट? प्रेमलाल नो, अनुगुप्ता क्योंकि एन्युइटी है ही नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट एन्युइटी, नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट। एब्सोल्युटली राइट मनीषा जैन, दिस इज नॉट एन्युइटी, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट। अब मुझे आप एक बात बताओ, इफ दिस इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट, तो क्या आप फिर भी विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, क्या आप फिर भी इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना जानते हो? क्या आप इन तीनों अमाउंट्स की इंडिविजुअली प्रेजेंट वैल्यू निकालकर उनका टोटल कर दोगे तो ये तीनों की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी? यस और नो? क्या आप लोग ये जानते हो? क्या आप लोग ये वाली चीज जानते हो? यस, आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि हम लोग हमेशा से इसी तरह से तो बात करते हुए आए हैं। जब हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू के बारे में बात की, तब भी हम लोगों ने कहा कि देखो भाई आगे आगे ठेलना है। ठीक है, जब हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर के बारे में बात की, तब भी मैंने आपको ये बताया कि भाई देखो इनको पीछे पीछे लाना है और इन सबको टोटल कर दो। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया ही ऐसे है कि आपको इसके पीछे का लॉजिक पता है। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट ए फॉर्मूला बेस्ड थिंग, इसके पीछे का लॉजिक आपको पता है। तो अब अगर मान लो यहां पर ये दिया हुआ है, अब अगर मान लो यहां पर ये आपको दिया हुआ है, तो
तो क्या आप एक एक अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो? यस। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ये देखो क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, right? Compute the net present value for a project with a net investment of 1 lakh rupees and net cash flows year 1 55,000, year 2 80,000 and for year 3 15,000. Further, the company's cost of capital is 10%. ठीक है, 10% से खींच तान के आप पीछे ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। पहले साल की प्रेजेंट, पहले साल के एंड में जो 55,000 रुपीज मिला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी? इस तरह से आएगी, ठीक है। अमाउंट अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इनटू नॉक पी, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 50,000 रुपीज हो जाएगी। अगर इसमें किसी को डाउट है, भाई आपको पुराना वाला रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर किसी का रेगुलर रिवीजन हुआ है तो उसको यहां इस वाली स्लाइड में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि ये वाला जो 55,000 रुपए ये एक साल के बाद खड़ा है, इसकी आज की वैल्यू हम लोग इस तरह से निकालेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज लाइक एन अमाउंट, इसका हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कैसे होता है? ए अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इनटू नॉक पी। दूसरे साल के एंड में 80,000 रुपीज खड़ा है, इसकी आज की वैल्यू कैसे आएगी? इस तरह से आएगी। तीसरे साल के एंड में 15,000 रुपीज खड़ा है, इसकी आज की वैल्यू इस तरह से आएगी। इन तीनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आ जाएगा, मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आ जाएगा। इसमें से जब मैं अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए माइनस करूंगा, जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू बचेगी। क्या ये बात? अरे यार स्क्रीन ही नहीं दिख रहा तुम लोगों को। अभी देखो, फिर से बता रहा हूं, पहले साल के एंड में जो 55,000 रुपीज है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? उसकी प्रेजेंट वैल्यू इस तरह से निकलेगी, ठीक है। पहले साल के एंड में ये अमाउंट खड़ा हुआ है, ठीक है, पहले साल के एंड में ये अमाउंट खड़ा हुआ है, इसकी आज की वैल्यू कैसे आएगी? प्रिंसिपल निकालना है आपको, तो अमाउंट अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इनटू नॉक पी, ऐसे करके आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो 55,000 रुपीज जो एक साल बाद खड़ा है, इसकी आज की वैल्यू आई 50,000 रुपीज। दूसरे साल के एंड में ये 80,000 रुपीज खड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी आज की वैल्यू कैसे आएगी? अमाउंट अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इनटू नॉक पी, तो ये कितनी वैल्यू आई? ये आई 66,116। और तीसरे साल के एंड में 15 लाख रुपए खड़ा हुआ है, तीसरे साल के एंड में 15 लाख रुपए, 15,000 रुपए खड़ा हुआ है, इसकी आज की वैल्यू कैसे आएगी? ये आ जाएगी। जब आप इन तीनों का टोटल करोगे तो आपके पास आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। ये बात सबको समझ में आ रही है? एवरीवन इन द चैट गो यस, एवरीवन इन द चैट गो यस। कि भाई तीन इंडिविजुअल अमाउंट्स हैं, इन तीनों की आज की वैल्यू निकाली, सम टोटल किया, मेरे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? एवरीवन इन द चैट गो यस। यस, प्रेमलाल, अंशिका, योगिता, गौरव, मोनालिशा, सिद्धार्थ, मुद्रक, मनीषा, रिया, योगिता, संस्कृति, वेरी गुड, ठीक है। इसमें से मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो यानी 1 लाख रुपए जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको मैं माइनस कर दूंगा, और मेरे पास जो बचेगा दैट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर इंडिविजुअल अमाउंट दिए हुए तो भी कैसे निकाल सकते हो? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट इज द सेम, कॉन्सेप्ट एंड द लॉजिक इज एब्सोल्युटली द सेम, ठीक है। आपको जितने भी आपके इनफ्लोज हैं उनकी आज की वैल्यू निकालो, और उनकी आज की वैल्यू निकालने के बाद उसमें से आज की आप आउटफ्लो माइनस कर दो, पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो, ठीक है, पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो। क्या ये बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है? फटाफट से बताओ मुझे, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्विकली लेट मी नो द कॉन्सेप्ट। यस, अंशिका, योगिता, मनीषा, संगमेश, गौरव, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज सिखाने जा रहा हूं, ध्यान देना इस पे। देखो हम लोग करते क्या है, हम लोग कर क्या रहे, अगर हमारे पास ये चीज दी हुई है, अगर हमारे पास सपोज ये चीज दी हुई है, ध्यान से सुनना, 0 1 2 3, अगर मान लो हम लोगों के पास ये वाली चीज दी हुई है 55,000, 80,000, 15,000, ठीक है, मुझे इस वाले अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, 10% का रेट है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा 55,000 अपॉन 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 1 रेज टू द पावर 1 इंटू 1। एवरीवन इन द चैट गो यस, एक एक स्टेप पे आपको यस बोलना है। क्या ये वाला, क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, एक साल के बाद खड़ा है, तो ये इस तरह से आएगा। क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं? एवरीवन इन द चैट गो यस, सुहानी, मानव, मनीषा, वेरी गुड, ठीक है। Can I write it like 55,000 upon 1.1 raised to the power 1? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? Come on, quickly, quickly everyone. क्या मैं ऐसे कह सकता हूं 55,000 upon 1.1 raised to the power 1? Alright. क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं 55,000 into
1 upon 1.1 raised to the power 1. Can I write it like this? Can I write it like this? 55,000 into 1 upon 1.10 raised to the power 1. ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। आप एक बार इसको सॉल्व करो, देखो क्या वैल्यू आती है। 1 upon 1.10 raised to the power 1, इसको सॉल्व करो, क्या वैल्यू आती है? 1 डिवाइडेड बाई 1.1, क्या वैल्यू आई? 0.909090 आई। क्या 0.909090 आई? यस। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 55,000 इंटू 0.909? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 55,000 इंटू 0.909? यस, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है। कि मतलब इस वाली फिगर से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका अमाउंट है उसको इस फिगर से प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जिन्हें समझ में आ गया वेरी गुड, जिन्हें नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आओ 80,000 से समझने की कोशिश करो, आओ 80,000 से समझने की कोशिश करो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहली बार में ही समझ में आए, 80,000 से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगेन मैं आपसे एक एक चीज लिखने के बाद एक एक स्टेप पूछूंगा। बी वेरी एक्टिव इन द चैट सेक्शन एंड से यस एवरी स्टेप, आफ्टर एवरी स्टेप दैट यू अंडरस्टूड से यस। भूल जाओ 55,000 को, अगर आपको 55,000 वाला समझ में नहीं आया भूल जाओ उसको, 80,000 वाले से समझते हैं। क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं 80,000 अपॉन 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 1? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एवरीवन इन द चैट गो यस, जल्दी बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यस, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 80,000 अपॉन 1.1 रेज टू द पावर 2? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 80,000 अपॉन 1.1 रेज टू द पावर 2? यस। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 80,000 इंटू 1 अपॉन 1.1 रेज टू द पावर 2? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यस। अब आप एक बार जरा इसको कैलकुलेट करो, आप एक बार इसको कैलकुलेट करो। 1.1 इंटू इज इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाई दिस कितना है? 0.82644 आया सबका। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 80,000 इंटू 0.826, 80,000 इंटू 0.826 लिख सकता हूं। यस। अगर मैंने 80,000 को 0.826 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास सीधा 2 साल पहले की वैल्यू आ जाएगी। यस। अब बताओ आप मुझे, अगर मैंने 80,000 को 0.826 से मल्टीप्लाई किया, देखो ना मैं इसको डायरेक्टली अभी तक मैं ऐसे सॉल्व कर रहा था, मैं आपको एक एक चीज ब्रेक करके दिखा रहा हूं कि ये 0.826 का मतलब क्या है। तो अगर मैंने बस यहां पर टर्म्स को रीअरेंज ही तो किया है, अगर मैं इसको यहां से डायरेक्टली सॉल्व कर देता तो मेरे पास 2 साल पहले की वैल्यू आ जाती। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा तो भी मेरे पास 2 साल पहले की वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो भी मेरे पास 2 साल पहले की वैल्यू आएगी, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तब भी तो मेरे पास 2 साल पहले की वैल्यू आएगी। यस, मेरे पास 2 साल पहले की वैल्यू आएगी। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर सेइंग यस, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक फिगर ऐसी है 0.826 जिससे अगर मैंने अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास आज की वैल्यू दे देगा। तो इस 0.826 को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी तो एक अमाउंट हमारे पास बाकी है, अभी तो हमारे पास 15,000 बाकी है। अगेन यू हैव टू से यस आफ्टर एवरी स्टेप। 15,000 अपॉन 1 प्लस 0.10 बाई 1 रेज टू द पावर 3 इंटू 1। इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू आएगी, फटाफट से बोलो यस। इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू आएगी, फटाफट से बोलो यस। यस, परफेक्ट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 15,000 अपॉन 1.1 रेज टू द पावर 3? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यस, परफेक्ट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 15,000 इंटू 1 अपॉन 1.10 रेज टू द पावर 3? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप 1 अपॉन 1.1 रेज टू द पावर 3 को कैलकुलेट करो। अब आप 1.1 इंटू पावर 2 3 m प्लस 1 डिवाइडेड बाई MRC, ये आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 15,000 इंटू 0.751? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 15,000 इंटू 751? यस। तो ये जो चीज है इससे अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सीधा 3 साल पहले की वैल्यू आएगी। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एक ऐसी चीज है जिससे अगर आपने अमाउंट को मल्टीप्लाई किया तो सीधा आपको 0th पॉइंट ऑफ टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, यानी सीधा आपको आज की वैल्यू मिल जाएगी। इफ दिस इज अमेजिंग गिव मी अ बूम इन द चैट सेक्शन।
इफ यू थिंक दिस इज अमेजिंग गिव मी अ बूम इन द चैट सेक्शन। आपको लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपको अगर पहले साल का पीवीआईएफ, दूसरे साल का पीवीआईएफ, तीसरे साल का पीवीआईएफ दिया है तो आप सिंपली उन अमाउंट्स को पीवीआईएफ से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आज की वैल्यू आ जाएगी। गिव मी अ बूम इन द चैट सेक्शन इफ यू थिंक दिस इज अमेजिंग। यस, ग्रेट। अंशिका, मानव, प्रेमलाल, संगमेश, रिया, मोनालिशा, संस्कृति, अमेजिंग। आयुषी, मनीषा, सुहानी, बूम। गौरव, बूम, परफेक्ट। यही वाली चीज आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है। PVIF at 10% for 3 years are 0.909, 0.826, 0.751। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए करना है, पहले साल के एंड का 55,000 रुपए है, इसको आप 0.909 से मल्टीप्लाई करो, 55,000 इंटू 0.909 प्लस दूसरे साल का 80,000 है, इसको आप दूसरे साल के पीवीआईएफ से मल्टीप्लाई करो 0.826। तीसरे साल का 15,000 है, इसको आप तीसरे साल के पीवीआईएफ से मल्टीप्लाई करो 15,000 इंटू 0.751। और ये जो फिगर्स हैं 0.909, 0.826, 0.751, ये तो अभी अभी मैंने आपके सामने कैलकुलेट करके आपको दिखाई है। तो यू नो हाउ दीज फिगर्स हैव अराइव्ड ऑल्सो। ठीक है, यू नो एग्जैक्टली हाउ दीज फिगर्स हैव बीन अराइव्ड ऑल्सो। आपने बस इसको किया और आपके पास पीवी ऑफ इनफ्लोज आ गया। ठीक है, 55,000 इंटू 0.909 एम प्लस 80,000 इंटू 0.826 एम प्लस 15,000 इंटू 0.751 एम प्लस एमआरसी आ गया 127,340। दिस इज योर पीवी ऑफ इनफ्लोज। पीवी ऑफ इनफ्लोज, इसमें से मैं 1 लाख रुपए पीवी ऑफ आउटफ्लो माइनस करूंगा। ठीक है, पीवी ऑफ आउटफ्लो माइनस करूंगा और ये आ जाएगा 27,340। दिस इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू, 27,340। ऑप्शन सी इज योर आंसर। सबको समझ में आ गया बोलो यस फॉरएवर। सबको समझ में आ गया बोलो स्टैंड फॉरएवर। सबको समझ में आ गया बोलो स्टैंड फॉरएवर। ठीक है, नाउ अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ये वाली वैल्यूज दी हुई हैं, वेरी वेल, आप डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम में ये वाली वैल्यूज नहीं दी हुई हैं तो भी आपको सॉल्व करना आता है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो अपने आप से। यू नो द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स दिए हुए हैं, वेरी गुड। नहीं दिए हुए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स आपको दिए हैं तो यूज कैसे करने हैं वो मैं आपको इतनी देर से सिखा रहा था। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको आता है क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट में कुछ नया नहीं है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट में कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल कुछ नया नहीं है। लेकिन हां, ये एक फाइनेंशियल टर्म है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, जो मैं आप लोगों को यहां पर सिखा रहा था कि भाई प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी आपके पास एक टूल की तरह से काम करता है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, जिससे आपको ये लंबी लंबी कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। अगर एग्जाम में दिया हुआ होगा तो हम लोग इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर एग्जाम में नहीं दिया हुआ होगा तो भी हम लोगों को तो आता ही है। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है? तो भी हम लोगों को तो आता ही है। डन। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, क्लियर, एकदम सिंपल। ये हमारे पास एक और एप्लीकेशन आकर खत्म हो गई है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर की। और अब लास्ट एप्लीकेशन अच्छा मैं आपको बताऊं, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का मतलब ये सारे ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का जो कुछ भी हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं। और देखो अभी आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे हो ना, तो आप लोगों को समझ में भी आ रहा है, हम एक फ्लो में चल रहे हैं, तो यू आर एबल टू विजुअलाइज, बट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन रिवाइजिंग इट यार। ठीक है, एक बहुत बड़ा झूठ जो बचपन से तुम लोगों ने वो वाले वीडियो गेम्स खेले बचपन में जो टीवी में कैसेट लगाकर खेलते थे? हैव यू गाइस प्लेड दोस वीडियो गेम्स? या वो बहुत मतलब कुछ ज्यादा ही पुरानी बात हो गई, वो मैंने ही खेले बचपन में। वो कैसेट्स आती थी ना, टीवी पे लगाते थे और फिर वो कैसेट डालते थे और उसके बाद वो टीवी पे वीडियो गेम खेलते थे, मारियो वगैरह खेलते थे। नहीं खेला आप लोगों ने? खेला है, कई सारे लोगों ने खेला है। ठीक है, तो बचपन का सबसे पहला सबसे बड़ा झूठ मैं क्या मानता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा उन कैसेट्स में ना लिखा रहता है 9,99,999 गेम्स इन वन। ठीक है, कई सारी कैसेट्स में लिखा रहता था, एक कोई कैसेट खरीद लो 20-30 रुपए की या 40 रुपए की कैसेट आती थी और उस पे लिखा रहता था 9,99,999 गेम्स इन वन। याद है आप लोगों को?
याद है आप लोगों को ऐसा लिखा रहता था कैसेट्स में 9,99,999 गेम्स इन वन, है ना? वो सबसे बड़ा झूठ था। वो पता है क्यों झूठ था? उसमें होते थे मुश्किल से 20-30 गेम्स, लेकिन हर गेम में मल्टीपल लेवल्स होते ना। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, एक ही गेम के अलग अलग वर्जन बना देते थे, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, और उसको वो लोग मान लेते थे मल्टीपल गेम्स। ऐसा कुछ होता नहीं था 9,99,000 मतलब 99,99,000, ऐसा कुछ होता नहीं था, ठीक है? लेकिन वो बस ऐसे दिखाने के लिए होता था। ये आपके बचपन का पहला झूठ था। आपके बचपन का दूसरा झूठ मैं आपको आज बताता हूं। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, हर टीचर, हर पेरेंट, हर गार्जियन, हर मेंटर आपसे कहता होगा कि बेटा एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, फिर आप जिंदगी भर उस चीज को भूल नहीं सकते। ये झूठ तो सबने सुना होगा, मतलब ये लाइन सबने सुनी होगी। झूठ है या नहीं है वो तो मैं आज एस्टैब्लिश करूंगा। लाइन तो ये आप लोगों ने बचपन से सुनी होगी कि बेटा अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप उसको जिंदगी भर भूल नहीं सकते, ठीक है? आप उसको जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अबे कैसे नहीं भूल सकते? क्या बकवास है ये? कैसे नहीं भूल सकते? कॉन्सेप्ट आज आप लोगों ने समझा, 4 दिन तक रिवाइज मत करो। देखो 5वें दिन मैं आपसे पूछता हूं, ले आओ एग्जाम में फुल मार्क्स, ले आओ एग्जाम में फुल मार्क्स। कॉन्सेप्ट तो आज आप लोगों ने समझ लिया ना। आज तो यहां पर बैठे एक एक बच्चा करेक्ट आंसर दे रहा है। आज तो यहां पर बैठे किसी ने भी नो नहीं बोला किसी भी सवाल को। जहां पर यस बोलने की जरूरत थी वहां यस बोला, जहां नो बोलना था वहां नो बोला। आज तो सब लोगों ने एकदम सही जवाब दिया। मैं कहता हूं 1 महीने तक रिवाइज मत करो, कॉन्सेप्ट तो समझ लिया ना। एग्जैक्टली exactly. मानव कह रहे तो क्या हमने मेमोरी कार्ड लगवा के बैठे हुए? यस, आपके दिमाग में मेमोरी कार्ड है, लेकिन वो मेमोरी कार्ड में आपको डालना पड़ेगा, फीड करना पड़ेगा, ठीक है? वो मेमोरी कार्ड में आपको फीड करना पड़ेगा। और मेमोरी कार्ड में फीड कैसे होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे जाएगा? रेपिटेटिव रिवीजन से। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप उसको रेगुलरली रिवाइज करोगे, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। उसके बाद अगर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कोई नया क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर पाओगे। लेकिन आपने सोचा कि हाँ ठीक है, आज कौन सी तारीख है? 15 अप्रैल 2025, ठीक है? 15 अप्रैल 2025 को मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। 15 सितंबर 2025 को अब सीधा एग्जाम हॉल में, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट तो समझ ही लिया है, और मैंने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। सीधा 15 सितंबर 2025 को मैं पेपर में जाऊंगा, और वहां पर क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो मैं भूलूंगा तो हूं नहीं, क्योंकि अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप भूल जाओगे। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, ठीक है? बात सच है लेकिन पार्शली सच है। पार्शली सच क्यों है? कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, बट वो समझे हुए कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करना पड़ेगा जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाए। नहीं तो क्या होगा? आज आपने पढ़ा, आज आपने देखा, ठीक है? आपने 15 साल पहले अगर कोई पिक्चर देखी होगी तो क्या उसकी स्टोरी आज याद होगी? नहीं ना। अनटिल एंड अनलेस वो बार बार टीवी पे आ रही है, आप उसको चलते फिरते देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि 15 साल पहले आपने कोई एक पिक्चर देखी, वो आपको आज तक याद है। हो सकता है उस समय आपको बहुत पसंद आई हो सकता है उस समय आपको ना पसंद आई हो, लेकिन उस समय अगर पसंद आई होगी तब भी समझ आई होगी, अगर नहीं पसंद आई होगी तब भी समझ आई होगी। भाई अगर कोई चीज समझ आई है तभी तो ना पसंद आई है ना, और अगर कोई चीज समझ आई है तभी पसंद आई है। तो अगर आपने आज से 15 साल पहले कोई मूवी देखी है तो वो तो आपने पूरी समझ ली ना, उस मूवी की जो भी स्टोरी थी वो आपने समझ ली ना, जो भी कॉन्सेप्ट था वो आपने समझ लिया ना। लेकिन अनटिल एंड अनलेस यू कीप ऑन वॉचिंग इट ऑन रिपीट, मे बी टीवी पे, मे बी मीम्स के थ्रू, मे बी ओटीटी पर, तो आप भूल जाओगे यार, आपको नहीं याद रहने वाला। Until and unless you keep on watching it again and again, तभी तो आपको सारी पिक्चरों के और टीवी शोज के डायलॉग्स याद रहेंगे, बिकॉज यू कीप ऑन वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन। सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं मैं? अगर मैं सही कह रहा हूं तो लिख दो यहां पर ट्रू, जैसे मनीषा ने लिखा। अगर मैं सही कह रहा हूं, आपको लगता है मैं सही कह रहा हूं, तो एक बार यहां पर चैट बॉक्स में लिख दो ट्रू, ठीक है? तो देखो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है, कॉन्सेप्ट मैंने पूरा समझा दिया है। बट अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया तो आपको ये सारे लेक्चर्स दोबारा देखने पड़ेंगे, ठीक है? आप मुझसे व्हाट्सएप पे बोलोगे कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा समझा, तो भाई मैं व्हाट्सएप पे तो नहीं समझा पाऊंगा, टेलीग्राम पे तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा नहीं समझा पाऊंगा, है ना? मैं आपको थोड़े बहुत डाउट्स में हेल्प कर सकता हूं, वो भी आप लोग आपस में, वो टेलीग्राम ग्रुप मैंने इसलिए बनाया कि आप लोग आपस में डाउट्स में हेल्प कर लोगे। लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट समझा पाना वो तो टेलीग्राम पे पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आपको क्लास देखनी होगी, ठीक है? उसके लिए आपको क्लास देखनी होगी। क्लास में तो कॉन्सेप्ट सारे के सारे समझाए हुए, आराम से समझाए, डिटेल में समझाए। फिर आप 2x पे देखो, 2.5x पर देखो, वो आपकी मर्जी, ठीक है? बट अगर आप साथ साथ रिवाइज करते जा रहे हो तो आपको बाद में कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। एवरी लेक्चर इज सपोज टू बी वॉच्ड ओनली वंस, ठीक है? मैं आपको एक और चीज बता दे रहा हूं, ये सिर्फ हम लोगों के, हम टीचर्स के, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मतलब ग्लैमराइज करने का तरीका है कि यू गेट अनलिमिटेड वॉच टाइम। You should not be watching it for unlimited time.
ठीक है, यू शुड नॉट बी वॉचिंग इट फॉर अनलिमिटेड टाइम। आपके पास एक्सेस है, वेरी गुड, कि कभी जरूरत पड़े आप उसको देख सकते हो, बट यू शुड नॉट रिलाई ऑन इट कि हाँ ठीक है अभी रिवाइज नहीं करूंगा, मान लो भूल गया तो कोई बात नहीं, अनलिमिटेड वॉच टाइम तो है ही मेरे पास, मैं देख लूंगा उसको। ठीक है, तो ये जो चीज हम लोग करते हैं ना, हम लोग इसको एक सही इंटेंशन से करते हैं। कि अगर मान लो स्टूडेंट को, जैसे कई बार क्या होता है, पहले, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, बहुत पहले जब पेन ड्राइव क्लासेस चलती थी, अब तो अब भी शायद चलती है नहीं चलती है मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत पहले पेन ड्राइव क्लासेस चलती थी ना, तो टीचर्स यूज्ड टू गिव 1 व्यू और 2 व्यू पर लेक्चर। तो एक लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हो या 2 ही बार देख सकते हो। तो उसमें क्या होता था, लेक्चर चलाया, बीच में मान लो किसी ने बुला दिया, पावर कट हो गया, इंटरनेट चला गया, कुछ हो गया, तो वो लेक्चर बीच में बंद हो जाता था और वो व्यू खत्म हो जाता था। ठीक है, वो व्यू खत्म हो जाता था, फिर वहां पर उन जो भी टीचर होते थे उनकी क्लास में कॉल करना पड़ता था कि यार एक व्यू बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो सारे हैसल से बचने के लिए हम लोगों ने भाई अनलिमिटेड वॉच टाइम लो तुम। ठीक है, हम लोगों ने कहा अनलिमिटेड वॉच टाइम लो। अब अनलिमिटेड वॉच टाइम का स्टूडेंट्स, कई लोग इसको ना गलत तरीके से लेते हैं कि हाँ ठीक है अनलिमिटेड वॉच टाइम है, कोई बात नहीं, अगर मैं भूल भी गया तो भी क्या फर्क पड़ता है, आई वॉच द लेक्चर अगेन, मेरे पास तो अनलिमिटेड वॉच टाइम है। इट्स नॉट द वे इट्स सपोज्ड टू बी, इट्स नॉट द इंटेंशन विद व्हिच वी ऑल स्टार्टेड द अनलिमिटेड वॉच टाइम वाला थिंग। ठीक है, अब जैसे आईसीएआई ने साल में 3 अटेम्प्ट्स करने शुरू कर दिए। ठीक है, आईसीएआई ने साल में 3 एग्जाम्स करने शुरू कर दिए, सीए फाउंडेशन के भी, इंटरमीडिएट के भी, फाइनल के भी। आईसीएआई का इंटेंशन क्या है कि भाई स्टूडेंट का 6 महीना ना वेस्ट हो। ठीक है, बाई चांस अगर कोई स्टूडेंट सपोज मई में फेल हो गया तो उसको एग्जाम नवंबर में देना पड़ता, तो उसका 6 महीने ना फेल हो। दिस इज द इंटेंशन विद विच आईसीएआई मेड दिस मूव। बट अब कई सारे लोग इसको अलग तरीके से ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, अरे सर अब तो ठीक है ना, मतलब नवंबर तक थोड़ी वेट करना पड़ेगा, मई वाला अटेम्प्ट में स्किप कर देता हूं, सितंबर में दे देता हूं। आपके बैच में से कई सारे लोग मुझे टेक्स्ट करने वाले हो, सर अगर आप सितंबर 25 में, अभी अभी आपके मन में अभी कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं सितंबर 25 में एग्जाम देंगे, चैट में बताओ मुझे। अभी आप में से कितने सारे लोग हैं जो सितंबर 25 में एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं, लिख दो मी। अगर आप सितंबर 25 में एग्जाम देने वाले हो तो लिख दो यहां पर मी, है ना, मी। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझसे आज प्रॉमिस कर लो कि आप मुझे टेक्स्ट नहीं करोगे कि सर मैं स्किप करने वाला हूं, मैं जनवरी में देने वाला हूं। आप मुझसे पूछोगे भी नहीं, क्योंकि जो पूछना होता है ना वो आप बस एक वैलिडेशन चाह रहे होते हो। कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, सर मैं ये सोच रहा हूं, ये सोच रहा हूं, ऐसा सोच रहा हूं, मैं मई अटेम्प्ट स्किप करके सितंबर अटेम्प्ट दे देता हूं। फिर मैं कहता हूं नहीं, मतलब वो ना बस हाँ सुनना चाह रहे होते कि हाँ अब तो टीचर ने बोल दिया, हाँ प्रॉमिस करो मेरे से, पक्का प्रॉमिस। अंशिका देख लो, रिया, अंशिका, योगिता, अनु, सुहानी, गौरव, आप सबका प्रॉमिस है, आप सबका प्रॉमिस है, सितंबर अटेम्प्ट कोई फालतू की नॉनसेंस की वजह से स्किप नहीं करेगा। ठीक है, कोई फालतू की नॉनसेंस की वजह से स्किप नहीं करेगा। मेरा रिवीजन नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। 15 अप्रैल को बैठे हुए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 पूरे पूरे महीने हैं, और अप्रैल के 15 दिन। और सीए फाउंडेशन का एग्जाम तो सितंबर में भी मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड या थर्ड वीक में होगा, ऐसा मुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है हो। मैं कह रहा हूं 1 सितंबर से भी आपका एग्जाम हो। 4.5 महीने के गैप पे बैठे हुए हो आप लोग, अभी 4.5 महीने के गैप पे बैठे हुए हो। अगर अभी तक भी रिविजन शुरू नहीं किया, स्टार्ट टुडे, आज से करना शुरू करो, आज से करना शुरू करो। आप अगर 1 जुलाई से भी क्लास देखते हो ना, तब भी आप बहुत आराम से कर सकते हो। 1 जून से भी क्लास देख रहे हो, तब भी आप बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से। बस इट्स अ मैटर ऑफ रेगुलर रिवीजन। जो पढ़ रहे हो उसको रोज रिवाइज करो, जो पढ़ रहे हो उसको रेगुलरली, जैसे पहली क्लास में गूगल कैलेंडर वाला बताया था, उसको बना के फॉलो करके रोज रिवाइज करो। जैसे मतलब रोज जो भी रिवीजन शेड्यूल आपको फेंक रहा है कि भाई ये रिवाइज करना है, वो आपको रिवाइज करना है, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं चाहिए। कैसे नहीं भूलेगा, जब आप रेगुलर रिवीजन करोगे। ठीक है, डन। ये हो गई आज की ज्ञान की बातें। अब हम लोग चलते हैं अगली एप्लीकेशन पर, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, एंड दिस इज बॉन्ड वैल्यूएशन। दिस इज बॉन्ड वैल्यूएशन। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है, एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे हम लोगों ने डिबेंचर्स के बारे में बात की थी, वैसे तो आप लोग अकाउंट्स में डिबेंचर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन बॉन्ड एक तरह से वही होता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बॉन्ड जो है एक तरह का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड जो है वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें होगा क्या, अगर आप बॉन्ड परचेज करते हो तो आपकी जेब से इनिशियली कुछ पैसा जाता है, और बॉन्ड का आपको पैसा वापस मिलता है, और उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। जैसे डिबेंचर्स में होता है ना, एक तरह से आप कंपनी को लोन देते हो तो आपको बाद में लोन का पैसा भी वापस मिल जाता है, और टाइम टू टाइम आपको लोन का इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। बॉन्ड में एक चीज होती है फेस वैल्यू, बॉन्ड में एक चीज होती है फेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 1000 रुपीज, फेस वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 1000 रुपीज। ठीक है, मतलब बॉन्ड की फेस वैल्यू इज 1000 रुपीज। जैसे फेस वैल्यू का क्या मतलब हो गया,
2016 से पहले के जो 500 रुपए के नोट हैं उनकी फेस वैल्यू है 500 रुपीज, लेकिन उनकी आज के टाइम में मार्केट की क्या वैल्यू है? मार्केट वैल्यू है 0। Nobody is going to give you even a single rupee for that old 500 rupee note or the old 1000 rupee note. ठीक है, जो पुराने 500 और 1000 के नोट 2016 में बंद हुए थे, उन नोटों की फेस वैल्यू आज भी 1000 रुपए, फेस वैल्यू आज भी 500 रुपए। फेस वैल्यू का मतलब जो उस कागज पर लिखा हुआ है ना, तो 500 रुपए के कागज पर तो आज भी 500 रुपए लिखा हुआ है, 1000 रुपए के कागज पर आज भी 1000 रुपए लिखा हुआ है। या जैसे ही मोदी जी ने रात को अनाउंसमेंट की 8 बजे आकर कि आज रात 12 बजे से 500 1000 के नोट की वैधता खत्म हो जाएगी, तो क्या ऐसा हुआ कि मैजिकली रात को 12 बजे के बाद आपके पास जो 500 और 1000 रुपए के नोट थे उनकी फेस वैल्यू 0 हो गई? ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर किसी के पास आज भी वो पुराने वाले 500 और 1000 रुपए के नोट पड़े हैं, और अपनी मम्मियों से पूछना उनके पास पक्का होंगे, ठीक है, अपनी मम्मियों से पूछना उनके पास पक्का होंगे, ठीक है। मेरी भी मम्मी के पास आज भी पुराने वाले 500 1000 के नोट पड़े हुए, क्योंकि इधर उधर दबा के रख देती हैं, है ना, इधर उधर कहीं पर भी दबा के रख देती हैं। ये बहुत ही विचित्र चीज होती है, बहुत ही मजेदार चीज होती है, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो उनको याद आता है कि हाँ हाँ यहां पर दबा के रखा हुआ है, एंड देन दे टेक इट आउट। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग इन अ वे। लेकिन उस समय ऐसी डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन सबको याद ही नहीं आया, ठीक है। तो किसी के पास 5000 रुपए पड़े हैं, किसी के पास 10,000 रुपए पड़े हैं, लेकिन अब उसकी फेस वैल्यू 10,000 है, लेकिन मार्केट वैल्यू इज 0, ठीक है। आप लोग अपनी मम्मियों से पूछना, आपकी मम्मी के पास भी एक ना एक 500 रुपए का 1000 का नोट तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। बाद में समझ में आएगा, अरे यार उस वाले बैग में 2500 रुपए पड़े थे, अरे यार उस वाले बैग में 4000 रुपए पड़े थे। ये होता है, हर घर में होता है, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब जो उस पे छपी हुई है, और इस पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इस पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेट्स कॉल दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 10%। ये देखो, ठीक है। तो 1000 रुपी इज द पार वैल्यू, 1000 रुपी इज द पार वैल्यू, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपने ये बॉन्ड खरीदा, तो आज आपने 1000 रुपए दिए, जहां से भी आपने बॉन्ड खरीदा आपने उसको 1000 रुपए दिए, और हर साल आपको 1000 रुपए का 10%, 1000 रुपए का 10% कितना आता है? 1000 रुपए का 10% आता है 100 रुपए। हर साल आपको 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। तो बॉन्ड अगर आप खरीदते हो तो इसका भी मतलब यही है कि एक तरह से आपने पैसा आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर, या आप मान सकते हो कि आपने लोन दे दिया, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपने 1000 की फेस वैल्यू का बॉन्ड खरीदा और उस पर 10% का रेट लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि हर साल आपको 100 रुपए मिलेंगे, हर साल आपको 100 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब आपको यह पता करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली लाइन भी देखते हैं। एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज नाउ इफ इट मैच्योर्स एट पार एंड द इन्वेस्टर रिक्वायर्स अ रिटर्न ऑफ 14%, ठीक है। अब देखो 3 साल का बॉन्ड है, ये 3 साल का बॉन्ड है। अभी जो जो मैं बता रहा हूं ना, बस उस पर फोकस करना, क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ना। अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं आपको बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। आई एम जस्ट यूजिंग द फिगर्स ऑफ द क्वेश्चन एज इन द एग्जांपल, सो दैट दोबारा दोबारा ना सॉल्व करना पड़े, एक ही बार सॉल्व करके हो जाए। पता लगा मैं एक एग्जांपल दूं फिर क्वेश्चन कर रहा हूं, दो बार अलग अलग फिगर्स को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वांट, ठीक है। 3 साल का बॉन्ड है, 3 साल का बॉन्ड है, 3 साल की मेच्योरिटी है, 3 साल का बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? आज आपने अगर 1000 रुपए देकर बॉन्ड को खरीदा, तो अगले 3 साल तक आपको 100 रुपए मिलेंगे, और 3 साल बाद आपको 1000 रुपए वापस मिल जाएंगे, ठीक है। वही जैसे डिबेंचर्स में होता था, डिबेंचर्स में भी ये होता है, कंपनी आपको डिबेंचर इशू करती है, आप डिबेंचर लेते हो, आप जब डिबेंचर लेते हो तो आप कंपनी को कुछ पैसा देते हो, कंपनी उसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट देती रहती है। सपोज 10 साल 15 साल का डिबेंचर है, उसके बाद वो कंपनी जितना डिबेंचर के लिए आपने पैसा दिया था, वो कंपनी आपको वापस दे देती है। तो इट्स काइंड ऑफ अ लोन, राइट, इट्स काइंड ऑफ अ लोन। तो उसी तरह से बॉन्ड में भी है। बॉन्ड में क्या है कि बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000 रुपए, आपने 3 साल का बॉन्ड है, और इस पर कूपन रेट है 10% का। मतलब क्या हो गया कि ये बॉन्ड आपको अगले 3 सालों तक 100 रुपए देगा, और तीसरे साल के एंड में आपको ये 1000 रुपए भी वापस मिल जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है कि आपने कोई एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज किया, उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की फेस वैल्यू 1000 रुपीज है, उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की फेस वैल्यू 1000 रुपीज है, आपने 3 साल के लिए उसको परचेज किया, हर साल आपको 10-10% का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब हर साल के एंड में आपको 100 रुपए मिलेंगे, और तीसरे साल के एंड में आपको ये 1000 रुपए भी वापस मिल जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? यस, रिया, अंशिका योग्यता, मानव, मनीषा योग्यता, प्रेमलाल योग्यता, बहुत बढ़िया। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आपका काम काफी हो गया। मतलब एक तरह से हो क्या रहा है, 0 1 2 3। आज आप कुछ तो पैसा दोगे, कितना पैसा दोगे अभी हमें मालूम नहीं है, ठीक है,
लेकिन आपको पहले साल के एंड में 100 रुपए मिलेंगे, दूसरे साल के एंड में 100 रुपए मिलेंगे, तीसरे साल के एंड में आपको 100 रुपए मिलेंगे, और साथ ही साथ जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है वो भी मिल जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? तीसरे साल के एंड वाला अमाउंट आपको समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा सुनो। बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, मतलब हर साल के एंड में आपको 100 रुपए मिलेगा। 3 साल है तो आपको 3 सालों तक हर साल के एंड में 100 रुपए मिलेगा। पहले साल के एंड में आपको 100 रुपए मिला, दूसरे साल के एंड में आपको 100 रुपए मिला, तीसरे साल के एंड में 100 रुपए मिला। ये तो इंटरेस्ट मिला, लेकिन क्योंकि सिर्फ 3 ही साल का बॉन्ड है तो जो भी बॉन्ड की फेस वैल्यू है ये भी तो पैसा वापस मिलेगा। जो भी बॉन्ड की फेस वैल्यू है ये भी पैसा वापस मिलेगा। आपने लोन दिया ना, तो आप सिर्फ इंटरेस्ट लेकर थोड़ी खुश हो जाओगे, आपको लोन का प्रिंसिपल अमाउंट भी तो चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा ना आपने किसी को 1 लाख रुपए का लोन दिया, लॉजिकली सोचो, अपने आप को लोन गिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आपने किसी को 1 लाख रुपए का लोन दिया, ठीक है, अब वो कह रहे ठीक है भाई एक काम करते हैं, 1 लाख रुपए के लोन पे ना 10% का इंटरेस्ट लगा था, 10% के इंटरेस्ट से इंटरेस्ट का अमाउंट आता है 10-10 हजार रुपए, मैं आपको 3 साल तक 10-10 हजार रुपए देता रहूंगा। क्या आप खुश हो जाओगे उससे? क्या आप खुश हो गए? हाँ ठीक है यार, तू 1 लाख रुपए ले जा, तू मुझे 3 साल तक 10-10 हजार रुपए देता रहे। ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो यू विल वॉन्ट योर 1 लाख रुपीज बैक ऑल्सो, यू विल वॉन्ट द इनिशियल अमाउंट दैट यू पेड टू दैट गाय, वो भी तो आपको वापस चाहिए होगा। तो यहां पर जब आप बॉन्ड खरीद रहे हो तो आपने लोन दिया किसी को, आपने इन्वेस्ट किया 1000 रुपए, तो ये तो आपको इंटरेस्ट मिला है, तो जो ये 1000 रुपए की वैल्यू है ये भी तो आपको वापस मिलेगी। तो तीसरे साल के एंड में आपको ये 1000 भी मिलेगा और ये आपको 100 भी मिलेगा। अब आपको ये तीनों सालों के अमाउंट समझ में आ रहे हैं? गिव मी अ यस इन द चैट सेक्शन। अब आपको ये तीनों सालों के अमाउंट समझ में आ रहे हैं? गिव मी अ यस इन द चैट सेक्शन क्विकली एवरीवन। अब आपको ये तीनों सालों के अमाउंट समझ में आ रहे हैं? यस। प्रेमलाल, गुंजन, रिया, योगिता, मनीषा, मानव, मोनालिशा, वेरी गुड, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई ऐसा बॉन्ड है, ध्यान से सुनना, अगर कोई ऐसा बॉन्ड है जो आपको पहले साल के एंड में 100 रुपए देगा, दूसरे साल के एंड में 100 रुपए देगा, तीसरे साल के एंड में आपको 100 रुपए प्लस 1000 रुपए मिलेंगे, तो इस बॉन्ड के लिए आज आपको कितना पैसा देना चाहिए? इस बॉन्ड के लिए आज आपको कितना पैसा देना चाहिए? इस बॉन्ड की ट्रू वैल्यू क्या है? इस बॉन्ड की फेस वैल्यू तो 1000 रुपीज है, बट मार्केट वैल्यू क्या है इस बॉन्ड की? इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या है? आपको क्या लगता है मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? सिंपल है ना, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू, इन सब की आज की वैल्यू, तभी तो मार्केट वैल्यू निकलेगी। यस और नो? इन सब की आज की वैल्यू मार्केट वैल्यू निकलेगी। और यहां पर गुंजन, अंशिका और रिया कह रहे हैं पीवीएआर निकालना है, बट क्या आप पीवीएआर लगा सकते हो? यहां पर क्या आप यहां पर पीवीएआर लगा सकते हो? ध्यान से देखो, द अमाउंट्स दैट यू आर गेटिंग, यहां पर तो आप पीवीएआर लगा ही नहीं सकते। यहां आपको एन्युइटी नहीं है। यस, यहां 100, यहां 100, यहां 1100, यहां 1100, लेकिन आप एक काम ये कर सकते हो, आप एक काम ये जरूर कर सकते हो कि 100 पर आप पीवीएआर लगा दो, 100 पर आप पीवीएआर लगा दो, और इसको आप 3 साल से पीछे डिस्काउंट कर दो। ऐसा तो कर सकते हो ना? आपको तीनों पर इंडिविजुअली निकालने की क्या जरूरत है? आपको तीनों पर इंडिविजुअली निकालने की क्या जरूरत है? ये 100 ये तो एन्युइटी है। एग्जैक्टली गुंजन, वेरी गुड। सिर्फ इस 1000 की सिंगल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी रेगुलर निकाल लो, इन दोनों को जोड़ दो, बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल बी, वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी? पीवीएआर आ जाएगी। तो ये आपके पास आएगा 100 इनटू, अब यहां पर जिस रेट से हमें डिस्काउंट करना है ना, वो ये लिखा हुआ है, इन्वेस्टर रिक्वायर्स रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 14%। तो मुझे 14% से डिस्काउंट करना है। ठीक है, अभी मैं आपको ये दोबारा समझाऊंगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल चिंता मत करो, मैं दोबारा बताऊंगा ये वाली चीज। ठीक है, इन्वेस्टर रिक्वायर्स रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 14%, तो मुझे 14% से डिस्काउंटिंग करनी है। तो यह आ जाएगा 1 प्लस 0.14/1 raised to the power 3 into 1 minus 1 upon 0.14/1 into 1 plus 0.14/1 raised to the power 3 into 1। ये आ गया, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, तो 1 लाख रुपए की, सॉरी 1000 रुपए की, तो 1000 अपॉन 1 प्लस 0.14/1 रेज टू द पावर 3 into 1। ठीक है, रेज टू द पावर 3 into 1। तो व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू,
0.14 by 1 plus 1 into power 2 3 into 0.14 by 1 m plus 0.14 by 1 plus 1 into power 2 3 minus 1 divided by this into 100 कितना आया 232.16 232.16 प्लस ये क्या हो गया 0.14 by 1 plus 1 into power 2 3 m plus ये आया 674.97 674.97 तो दिस इज 232.16 प्लस 674.97 कितना आया 907.13 907.13 क्या ये एग्जैक्टली क्या ये आपका आ गया 907.13 तो आपका आंसर हो जाएगा 907.125 ये बात समझ में आ रही है ये बात समझ में आ रही है यस ठीक है अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ आपको बॉन्ड वैल्यूएशन करना है देखो एन इन्वेस्टर इंटेंड्स इन्वेस्टर की इच्छा हो रही है क्या परचेजिंग अ 3-year 1000 रुपी पार वैल्यू बॉन्ड क्या इच्छा हो रही है उसकी इच्छा हो रही है कि एक 3 साल का 1000 रुपए की फेस वैल्यू का बॉन्ड मैं खरीद लूं ये इच्छा हो रही है फिर से सुनना एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेजिंग अ 3-year 1000 पार वैल्यू बॉन्ड ठीक है एक इन्वेस्टर की इच्छा हो रही है कि मैं 3 साल का 1000 रुपए की पार वैल्यू का एक बॉन्ड परचेज कर लूं ये इन्वेस्टर की इच्छा हो रही है ठीक है फिर इस बॉन्ड के बारे में बताया है हैविंग नॉमिनल रेट ऑफ 10%। तो ये बॉन्ड का रेट है 10%। ये बॉन्ड का रेट है 10%। बॉन्ड का क्या रेट है बॉन्ड का रेट है 10%। मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये बॉन्ड परचेज करोगे तो आपको 10% के रेट से करना है बाद में कई सारे स्टूडेंट्स ये भी कंफ्यूज होते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा डिस्काउंटिंग हमें 10% से करनी है 14% से करनी है क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता चलेगा क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन की भाषा समझ के आपको पता चलेगा अगर आप बस ऐसे आइडेंटिफाई करते रहोगे ना कि क्वेश्चन आपको डिस्काउंट रेट बता दे क्वेश्चन आपको रेट बॉन्ड रेट बता दे तो नहीं हो पाएगा आपसे ये फाउंडेशन में ठीक है तो an investor intends purchasing a 3-year 1000 par value bond having nominal rate of interest of 10%. Nominal rate of interest कितना है nominal rate of interest है 10%। 1000 रुपए का बॉन्ड है मतलब बॉन्ड की वैल्यू है 1000 रुपए और बॉन्ड का रेट है 10% तो बॉन्ड की वैल्यू पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड मे बी परचेज नाउ तो बताओ इन्वेस्टर इस बॉन्ड के लिए कितना पैसा दे इफ इट मैच्योर्स एट पार मैच्योर्स एट पार का मतलब क्या होगा कि जब 3 साल बाद मैच्योरिटी होगी तो पार वैल्यू आपको वापस मिलेगी आई रिपीट एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज नाउ एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज नाउ कितने प्राइस पर बॉन्ड आज खरीदा जाए इफ इट मैच्योर्स एट पार मैच्योर्स एट पार का मतलब क्या हो गया कि 3 साल बाद बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा ठीक है 3 साल बाद बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो कितना पैसा आपको मिलेगा पार वैल्यू मिलेगी मैच्योर्स एट पार मतलब जब बॉन्ड मैच्योर होगा 3 साल के बाद जब बॉन्ड मैच्योर होगा तो आपको क्या मिलेगी पार वैल्यू मिलेगी एंड द इन्वेस्टर रिक्वायर्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 14% इन्वेस्टर रिक्वायर्स अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 14% तो जो इन्वेस्टर चाहता है रेट ऑफ रिटर्न उसी से तो वो डिस्काउंट करेगा तो अब अगर मार्केट में बॉन्ड का प्राइस सपोज 800 रुपए चल रहा होगा तो क्या एज एन इन्वेस्टर आप इस बॉन्ड को खरीदोगे अगर मार्केट में इस बॉन्ड का प्राइस 800 रुपए चल रहा होगा तो विल यू बाय दिस बॉन्ड यस और नो विल यू बाय दिस बॉन्ड अगर कोई बोले कि भाई 800 रुपए दे दो और ये वाला बॉन्ड ले लो तो विल यू बाय दिस बॉन्ड वाई नॉट 800 रुपए के बदले तुम्हें 907 रुपए मिल रहे हैं वाई नॉट बॉन्ड की वैल्यू तुम्हारे लिए 907 रुपए 13 पैसे मार्केट में ये बॉन्ड 800 रुपए का मिल रहा है बोलो अच्छा हां मार्केट में अगर तुम खरीदने जाओगे तो ये बॉन्ड तुमको 800 रुपए का मिल रहा है मार्केट में ये बॉन्ड तुम्हें 800 रुपए का मिल रहा है ठीक है मार्केट में ये बॉन्ड तुम्हें 800 रुपए का मिल रहा है और इस बॉन्ड से जो भी तुम्हें मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू 907 रुपए 13 पैसे है तो ये तो सस्ते में मिल रहा है ना ये तो सस्ते में मिल रहा है ना तो आप इस बॉन्ड को परचेज करोगे डेफिनेटली आप इस बॉन्ड को परचेज करोगे यस और नो अभी तो बोल दो हां
अभी तो दौड़ाओ चैट में यस यस, आप इस बॉन्ड को डेफिनेटली परचेज करोगे। और मान लो आप ये बॉन्ड खरीदने गए और ये मार्केट में मिल रहा है 1000 रुपीज का, ये मार्केट में 1000 रुपीज का मिल रहा है, तो क्या आप इस बॉन्ड को परचेज करोगे? तो क्या आप इस बॉन्ड को परचेज करोगे? नो। क्यों? क्यों नहीं परचेज करोगे? क्योंकि आपको मिल तो सिर्फ 9,907.13 रहा है। आपको पता है ये बहुत ही एडवांस्ड क्या कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन है, जिसको आप लोगों ने यहां पर इतनी आसानी से सीख लिया है। ठीक है, बहुत ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन है। इसी मेथड को यूज करके बड़े बड़े लोग कंपनीज की वैल्यूएशंस निकालते हैं। कोई कैसे सोचता है कि उसको किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है? शेयर तो सबके लिए सेम है ना, शेयर तो सबके लिए सेम है ना, ठीक है, शेयर तो सबके लिए सेम है, राइट, शेयर सबके लिए अगर है, शेयर सबके लिए सेम है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग नहीं खरीदते, कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग नहीं खरीदते। जो खरीदते हैं वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनको पता है जो भी आगे मिलने वाला है आज की वैल्यू ज्यादा है। एनीवे, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को अभी समझ में आ गया, वेरी गुड। नहीं समझ में आया, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। रेयरली कभी इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कभी कभी इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर भी आप लोगों को एक और बार ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बॉन्ड वैल्यूएशन का बता दे रहा हूं क्विकली, ठीक है। और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज उठकर सितंबर 2024 में आया था, एज इट इज, फिगर्स तक चेंज नहीं की थी उन्होंने, फिगर्स तक चेंज नहीं की थी। सितंबर 2024 में ये वाला क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ गया था। गिव मी अ बूम इन द चैट सेक्शन इफ यू थिंक दिस इज अमेजिंग। एज इट इज उठ के सितंबर 2024 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था। गिव मी अ बूम इन द चैट सेक्शन इफ यू थिंक दिस इज अमेजिंग। ठीक है, अब मैं एक बार क्विकली बता दे रहा हूं, रिकैप करा दे रहा हूं, जिनको समझ में आ जाएगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 20 मिनट लगाकर इसको एक्सप्लेन किया है, आप इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना। तब भी अगर नहीं समझ में आए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको एक और मैं सच बताता हूं, 100% सिलेबस में से 100% सिलेबस में से 90 to 95% ही समझ में आता है एक एवरेज स्टूडेंट को। तो एक एवरेज स्टूडेंट टॉप कैसे कर सकता है? बाकी का 5 to 10% रट के। एक एवरेज स्टूडेंट को 90 to 95% ही सिलेबस समझ में आता है, ये भी कोई बोलता नहीं, कोई टीचर ये वाली बात नहीं बोलेगा। हर टीचर को ये बात पता है, नोबडी विल स्पीक इट आउट, नोबडी विल स्पीक इट आउट। हर बच्चे को हर कॉन्सेप्ट समझ में आए जरूरी नहीं होता। जानबूझकर जो भी करिकुलम बनाने वाले लोग होते हैं, वो आपका जो भी सिलेबस होता है उसमें जानबूझकर कुछ ऐसे टॉपिक्स डालते हैं जो आपके लेवल के ऊपर के टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने जो भी चीजें पढ़ी वो सारी आपके लेवल के ऊपर की थी। ठीक है, एनपीवी भी आपके लेवल के ऊपर का था, लीजिंग भी आपके लेवल के ऊपर का था, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपके लेवल के ऊपर का था। यस, ये सारे आपके लेवल के ऊपर की बातें थी, क्योंकि ये सब पर, इन सारी चीजों पर एक एक पूरा पूरा चैप्टर है सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एक एक पूरा पूरा चैप्टर। और कहां है? सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। हम सीए फाउंडेशन में बैठे हुए, ठीक है, लेकिन अगर सीए फाउंडेशन में आपको थोड़ा सा पुश ना किया जाए तो आपको सीए इंटरमीडिएट में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इन एवरी क्लास, और आप लोग सोच के देखना, मतलब आप लोग बिल्कुल बी वेरी ऑनेस्ट, डोंट टेल मी, बी टेल योरसेल्फ, आप लोग एकदम ऑनेस्टली सोच के देखना कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको हर क्लास में, बचपन से लेकर अभी तक, कि आपको हर क्लास में हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट समझ में आया? कई सारी चीजें तो ऐसी होती है ना, भाई समझ में नहीं आ रहा है, बता दे एग्जाम में क्या आएगा, मैं याद कर लेता हूं। बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ यार, बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। कई बार ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ कि एग्जाम में कोई एक सब्जेक्ट है, सपोज आपने कोई अकाउंट्स में कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, भाई ये समझ में नहीं आ रहा, तू बस इतना बता दे एग्जाम में क्या आएगा और मैं उतना लिख देता हूं। हुआ है आप लोगों के साथ? नॉट रियली, ट्रिग्नोमेट्री जैसे बाउंसर ट्रिग्नोमेट्री, राइट, ठीक है, ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। तो इसलिए लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इन इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं कई सारे लोगों को ना मेरी ये ओवरली ऑनेस्टी वाली जो चीज है ना वो खराब लगती है, ठीक है, बट मुझे लगता है यार कि अगर आप लोगों ने मैथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, महापैक प्रो का सब्सक्रिप्शन लिया है, अगर आप लोगों ने सिर्फ मेरा मैथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, या आप लोगों ने पूरे बैच का सब्सक्रिप्शन लिया है, मतलब इफ यू हैव पेड द मनी एंड इफ यू आर, आप मुझे दो चीजें दे रहे हो, आपने मुझे पैसा दिया अड्डा के थ्रू, और आप अभी मुझे अपना समय दे रहे हो, ठीक है, तो ये दो चीजें दे रहे हो। पीपल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, बट हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है।
तो यू गाइज आर गिविंग मी टू थिंग्स, वन इज द टाइम एंड द अदर इज द मनी, राइट? तो अगर आप मुझे मनी और टाइम दोनों दे रहे हो ना, देन आई फील इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स विच नोबडी एल्स विल टेल यू बट विच विल बी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, वो चीजें जो आपको कोई नहीं बताएगा लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो मैं आपको ये चीज एकदम साफ साफ बता दे रहा हूं कि सारी चीजें आपके सब कुछ एकदम उतनी इक्वालिटी के साथ समझ में आ जाए जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी चीज कोई भी हल्का सा नहीं समझ में आया ये तो मैं याद कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आएंगी, एक आध चीज आपके ऊपर के लेवल की होगी, कोई बात नहीं, जाने दो उसको। ठीक है, तो बॉन्ड वैल्यूएशन इज वन सच थिंग, राइट? क्योंकि अभी आप लोग बॉन्ड विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, अभी आपको बॉन्ड का असली मतलब नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग एक बार और क्विकली डिस्कस करेंगे। अगर किसी को नहीं समझ में आया, आप ये 20-25 मिनट वाला पोर्शन दोबारा देख लेना। आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, जाने दो। हार्डली एक या एक नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी कई सारे अटेम्प्ट्स में एक बार आता है, कई सारे अटेम्प्ट्स के बाद एक बार बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो, एन इन्वेस्टर इंटेंड्स परचेजिंग अ 3-year 1000 रुपी पार वैल्यू बॉन्ड। वो चाहता है कि 3 साल का एक 1000 रुपए की फेस वैल्यू का बॉन्ड परचेज करे, हैविंग नॉमिनल रेट ऑफ 10%। नॉमिनल रेट ऑफ 10% का मतलब हो गया कि बॉन्ड पर 10% का रेट है। ठीक है, बॉन्ड इज हैविंग अ नॉमिनल रेट ऑफ 10%। ठीक है, बॉन्ड इज हैविंग नॉमिनल रेट ऑफ 10%, मतलब बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो 1000 रुपीज है और इस पर नॉमिनल रेट कितना है, 10% है। तो 10% ऑफ 1000 कितना आ जाएगा, ये आएगा 100 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 1000 रुपए की फेस वैल्यू का बॉन्ड है और उसके ऊपर नॉमिनल रेट 10% है, तो मतलब क्या हो गया कि आपको हर साल इस बॉन्ड से 100 रुपया मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको हर साल इस बॉन्ड से 100 रुपया मिलेगा। एट व्हाट प्राइस द बॉन्ड में बी परचेज नाउ, किस प्राइस पर बॉन्ड को अभी परचेज करें? इफ इट मैच्योर्स एट पार। मैच्योर्स एट पार का मतलब कि जब 3 साल बाद बॉन्ड मैच्योर होगा तो 1000 रुपए आपको मिलेगा। जब 3 साल बाद बॉन्ड मैच्योर होगा तो आपको 1000 रुपए मिलेगा। एंड द इन्वेस्टर रिक्वायर्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 14%। ठीक है, आपको क्या रेट ऑफ रिटर्न चाहिए? आपको 14% का रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। आपको 14% का रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। अगर आपको 14% का रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, मतलब क्या हुआ कि इस बॉन्ड से जो भी पैसा आपको मिल रहा है, इस बॉन्ड से जो भी पैसा आपको मिल रहा है, इन सारे पैसों की प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी होगी किस वाले रेट पर? आपको निकालनी होगी 14% के रेट पर। तो आप 14% के रेट से वैल्यू निकालोगे और ये आएगी आपकी बॉन्ड, ये आएगी आपकी वैल्यू की बॉन्ड। उसके बाद जो मैंने बोला सस्ता मिल रहा है तो खरीदोगे, महंगा मिल रहा है तो नहीं खरीदोगे, वगैरह वगैरह, वो आप लोग अभी के लिए तो बिल्कुल छोड़ दो, वो तो सीए फाउंडेशन लेवल पर भी नहीं आता, वो बस मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। ठीक है, मान लो वो मैंने आपको बोला ही नहीं, ये जो मैंने आपसे बोला था ना 800 में मिल रहा है तो खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, वगैरह वगैरह, 1000 में मिल रहा है तो खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, अगर वो पॉइंट समझ में नहीं आया जाने दो, वो आप लोग सीए इंटरमीडिएट में ही पढ़ोगे। उस वाले पॉइंट को समझाने के लिए मुझे बहुत सारे आपको और क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे, तब वो आपके जहन में बैठेगी वो बात। लेकिन अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो सीए फाउंडेशन में आता ही नहीं है, वो सीए फाउंडेशन में आता नहीं है तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। बॉन्ड की वैल्यू इस तरह से निकलेगी। यहां तक की बात तो सबको समझ में आ गई होगी, ये 907 रुपए तक की बात तो सबको समझ में आ गई होगी। यस, नो गुलशन, 14 इज नॉट इफेक्टिव रेट ऑफ 10। 14 इज नॉट एट ऑल इफेक्टिव रेट ऑफ 10। मैं बोल रहा हूं जो वो मतलब है यार उसका, अपने आप से क्यों दिमाग लगा रहे हो कि इसका ये मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा। 14 इज नॉट द इफेक्टिव रेट ऑफ 10, नॉट एट ऑल। ये कहां से आ गया है? ठीक है, हाँ, प्रो राटा में 4 फीचर ऑफ शेयर्स, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो मानव। ठीक है, हर सब्जेक्ट में होगा ही ऐसा, बिल्कुल ठीक है। तो ये 907 रुपए 13 पैसे वाली वैल्यू सबको समझ में आ गई। ठीक है, तो बस आज की क्लास को एंड करते हैं। ये चैप्टर अभी भी खत्म नहीं हो पाया है, ये चैप्टर कल तक चलेगा, कल ये वाला चैप्टर डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल बस हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू करना है और एक आध दो मिसलेनियस टॉपिक्स करने हैं, कल ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस कराऊंगा एंड देन टुमारो विल बी डन। परसों से विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर, मोस्ट प्रोबेबली नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, बाकी मैं देख लूंगा, मैं बता दूंगा। जितने लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भेजा है, आप लोग प्लीज 2-4 दिन का सब्र रख लो। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जितने भी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भेज कर रखा हुआ है, आप लोग टेंशन मत लो, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज दूंगा। 1-2 दिन का समय दे दो। ठीक है, बहुत हेक्टिक चीजें चल रही हैं, घर पे भी कुछ कुछ चल रहा है, इतना इंपेशेंट मत हो कि टेलीग्राम ग्रुप में ही ऐड होना है। अगर वो नहीं भी होगा तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग जो भी हम लोग यहाँ पर क्लास में पढ़ रहे हैं एंड थिंग्स विल बी गुड। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा, आप ही लोगों के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, आप ही लोगों के लिए बनाया हुआ है। टॉपिक्स चेंज नहीं हुए, वो भी हो जाएंगे, उसमें भी आप लोगों को मतलब नहीं है, कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू गाइस आर रेगुलरली अटेंडिंग द क्लासेस, तो यू गाइस नो एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है क्लासेस में। ठीक है, तो यू गाइस आर रेगुलरली अटेंडिंग द क्लासेस। टॉपिक वाले चेंज का भी मैं आपको आज बता दूंगा। ठीक है, मैं टीम को बोल दूंगा टॉपिक्स भी आज चेंज करा दूंगा। डन। आप लोग फोकस पढ़ाई पे करो यार, आप लोग फोकस इन सारी नॉनसेंसिकल चीजों पर मत करो। मैं टेलीग्राम में ऐड नहीं हुआ, टॉपिक चेंज नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। आप लोग फोकस पढ़ाई पे करो। आप देखो आपका कितना रिविजन हुआ है, कितना रिविजन नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आज मैं आपको टेस्ट दूं तो आप कितना स्कोर करने की पोजीशन में हो, इस बात पे ध्यान दो आप। ठीक है,
चलो, I'll see you guys tomorrow at 8 AM. टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय। मजा आया आज की क्लास में? आज की क्लास में मजा आया? यस, बहुत। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।